Yes, it is 9:30, so we can start. Good morning, everybody. सुबह सुबह ठंडा वॉइस है तुम लोग का. Good morning, everybody. Who are the new students? I think who were not there in the last lectures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I think today there is a separate session for you. Timetable में आया कि नहीं? कितने बजे है? 12:45, yeah? तभी अभी 9:30 to 12:30 because you have missed out first 2 lectures. तो हो सकता है आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, but you don't worry about that. Separately I will sit with you. आज का अपना रेगुलर लेक्चर है 9:30 to 12:30. फिर 12:45 से लेके I will sit with you as much as you can sit. Again I will sit with you next again on Saturday. I think my lecture is there. So तुम लोग को मैं पार पे लेके आऊँगा. आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत तुमको नहीं समझेगा, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप भूल गए हो, इंट्रोडक्शन आपने कभी अटेंड नहीं किया. एनी ऑफ यू हैव टेकन कॉमर्स इन 9th and 10th? नहीं ना? विच बोर्ड यू ऑल आर? ICSE. तो तूने 9th 10th में क्या लिया था? साइंस और मैथ लिया था. फिर एनीबडी फ्रॉम ICSE हियर? नहीं, जो लोग एब्सेंट थे उनसे. या सो आपने क्या लिया था 9th 10th में? अच्छा, साइंस से लिया था. ओके, व्हाट अबाउट यू? CBSE. ओके फाइन. चलो तो कोशिश करो जितना समझ में आता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना. आज ही अपना रेगुलर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा 9:30 to 12:30. उसके बाद बैठ जाऊंगा और जो फर्स्ट 2 लेक्चर में करवाया था वो मैं आपको अच्छे से रिवाइज कर दूंगा. फाइन एवरीबडी, सो विल गेट स्टार्टेड. थोड़ा बहुत क्विकली रिवाइज करना है मुझे. सो प्लीज मुझे बताओ, अपन ने फर्स्ट 2 टर्म्स क्या किए थे व्हेन वी स्टार्टेड? थोड़ा फटाफट रिवाइज करना है. बिजनेस एंड प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस, ये अपन ने फर्स्ट किया था. बिजनेस एंड प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस. व्हाट वर द सेकंड 2 टर्म्स दैट वी स्टडीड एवरीबडी? गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट, वो सेकंड अपन ने किया था. गुड्स और फिक्स्ड एसेट के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट वाज द थर्ड वन? कैन यू प्लीज टेल मी? परचेसेस एंड सेल्स. परचेसेस एंड सेल इज द थर्ड वन. व्हाट इज द फोर्थ वन एवरीबडी? अरे आगे आ जाओ ना यार, इतना दूर कहाँ जा रहे हो? देयर इज सो मच स्पेस हियर. ये थिएटर थोड़ी है पीछे के सीट पे बैठने का, पढ़ने का. अपने को आ गया हो. बोलो, परचेस एंड फिक्स्ड एसेट के बाद व्हाट वाज द नेक्स्ट वन दैट वी हैड डन लास्ट टाइम? अरे जो लोग प्रेजेंट थे उनसे पूछ रहा हूं मैं. डेटर्स एंड क्रेडिटर द नेक्स्ट वन. ओके, फिर उसके बाद विच आर द नेक्स्ट टर्म्स दैट वी हैड डन? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. परफेक्ट. इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. व्हाट इज द लास्ट वन वी हैड डन? एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अपन ने कंप्लीट नहीं किया था, बट वी हैड अ गुड डिस्कशन अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एनीबडी? या प्रॉफिट किधर करवाया था? वो तो आज करवाएगा. तो ऑर्डर में पढ़ रही है लेकिन भूल गई है. आगे आ जाओ प्लीज, पीछे नहीं बैठना. तुम लोग भाई टाइम पे आया करो ना. 9:30 का लेक्चर है तो 5 मिनट पहले आया करो ना. चलो हमें ना न्यू स्टूडेंट जरा मेरे को काउंट करना है. थोड़ा हाथ ऊपर करो, काफी है यार. व्हाट वी कैन डू देयर फॉर आई विल टेल यू. मैं रेगुलर लेक्चर है ना 3 आवर्स नहीं ले रहा हूँ. व्हाट आई विल डू इज, बिकॉज अभी बहुत सारे लोगों को ना समझ में नहीं आएगा बिकॉज दे वर एब्सेंट इन द फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर. मे बी व्हाट आई डू इज आई विल टेक द रेगुलर लेक्चर 9:30 to 11:30 2 hours, but I will take a bigger lecture for those who want to, who were obviously not there in the first 2 lecture. तो बहुत ज़रूरी है कि इन लोग को मैं ट्रैक पे लेके आएगा. सो टुडेज सेशन आई विल प्लीज शॉट डाउन दैट, क्योंकि जितना ज़्यादा करूँगा ना ये लोग को समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है.
because आगे का part was very important. So let us revise it that way. 9:30 to 11:30 रेगुलर सेशन रखता हूँ और 11:45 से लेके आई थिंक इट विल गो अप टू 2:30, 2-2.5 घंटा लगेगा. तो जो भी करवाया हो पूरा अच्छे से रिवाइज कर दूंगा. चलो एवरीबडी, आई विल कंटिन्यू नाउ. इसमें किसी को कोई डाउट है? जो लोग प्रेजेंट थे, आपने ये सब बहुत डिटेल में किया था लास्ट टाइम. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. अब ये जो छठवा वाला है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आई वांट टू डिस्कस दैट मोर इन डिटेल. सो एवरीबडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट. यू डोंट हैव टू कीप द टेक्स्ट बुक ओपन, तो प्लीज टेक्स्ट बुक को बंद कर दीजिए. And there is a lot of practical discussion that we'll be doing. So everybody, you don't have to read in the textbook till I guide you. आराम से फोकस करो और सोच समझ के आंसर देना. मुझे बताओ तो, जब तुम लोग आंसर देते हो तो सोचते किसकी तरह हो? बिजनेस की तरह. यू रिकलेक्ट दैट ना? देख, तुम इंडिविजुअल की तरह सोचोगे ना तो सब कुछ गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ये सब्जेक्ट के अंदर. तो जब भी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तुम आंसर देने का ट्राई करते हो. प्लीज हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, एक बिजनेस की तरह सोचो. डोंट ट्राई टू गिव द आंसर फ्रॉम अ पर्सनल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत बार आपका आंसर कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ये बहुत जरूरी होता है. So now what I am about to discuss is a very very important part of this particular subject. So please concentrate करो. ये लास्ट 2-3 बेंच अगर आप आगे आ सकते हो प्लीज. दिस इज आई मीन साउंडिंग वेरी स्ट्रेंज टू मी. थोड़ा प्लीज आगे आ जाओ ना, यहाँ बैठ जाओ ना बेटा. थैंक यू. कम कम. यस एवरीबडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट. एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है और मैं जो पूछूं उसका आराम से आंसर दो. मैंने ना बिजनेस में बहुत सारे पेमेंट करता हूं. बिल्कुल आराम से सुनना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं. एक बिजनेसमैन की तरह सोचना. आई नो इट इज नॉट इजी, क्योंकि आपने कभी बिजनेस किया नहीं है. और हो सकता है आपके फैमिली में कोई बिजनेस करता रहेगा. हो सकता है किसी दुकान में सामान खरीदते टाइम पे तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा, बिकॉज एवरीबडी अराउंड अस इज डूइंग बिजनेस ओनली. होटल में जाके खाना खाते हो तो वो भी बिजनेस कर रहा है. थिएटर में जाके, पीवीआर में जाके मूवी देखते हो, वो भी बिजनेस करता है. अमेजोन पे जाके कुछ खरीदते हो, वो भी बिजनेस कर रहा है. ओला उबेर में तुम कार वगैरह में ट्रैवल करते हो, वो भी तो बिजनेस करता है. अपन घिरे हुए हैं बिजनेसमैन से. तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस की तरह सोचना डिफिकल्ट है. सो धीरे धीरे आपको क्या करना है, बिजनेसमैन की तरह सोचना है. मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत आराम से सुनना है. एंड टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी ट्राई टू आंसर दैट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेमेंट? बाय द वे, जो वर्ड यूज किया पेमेंट, मतलब पैसा बिजनेस के अंदर आया कि पैसा बिजनेस के अंदर से गया? हेलो, पेमेंट का मतलब पैसा आया कि गया? See, some of you are very conservative, आंसर नहीं देते हो, नींद में रहते हो. ऐसे नहीं चलता है. ये सब्जेक्ट बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. जितना इंटरेक्ट करोगे ना उतना तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. सो प्लीज ट्राई टू आंसर. ये नहीं सोचो मेरा आंसर सही है गलत है, छोड़ना यार, हु केयर्स अबाउट दैट. गलत रहेगा तो फर्क क्या पड़ता है? तुमको आता रहता तो तुम थोड़ी इधर आते थे. लेकिन ईमानदारी से ट्राई करना, ये तुम्हारा ड्यूटी है. काइंडली डू दैट. पेमेंट का मतलब है money goes out. What is the meaning of money goes out? मतलब मेरे पास पैसा है ना, दो जगह पे होता है. एक तो मेरे ऑफिस के अंदर एक कैश बॉक्स रहता है जिसमें रोकड़ा कैश रहेगा. समझो ऑफिस में एक टेबल है, टेबल के अंदर एक ड्रॉवर है, वो ड्रॉवर में ऑफिस का पैसा पड़ा हुआ है. तो उसमें से पैसा निकाल के मैं बहुत सारे लोगों को पेमेंट करता हूँ. दूसरा जो पेमेंट करता हूँ ना, एक बिजनेसमैन का है ना, करंट अकाउंट करके होता है बैंक के अंदर. एक बिजनेसमैन बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन करता है. आपको पता है सेविंग्स अकाउंट कौन ओपन करता है? सेविंग अकाउंट कभी बिजनेसमैन ओपन नहीं करता. एनीबॉडी हु ओपन्स सेविंग अकाउंट? पर्सनल लाइफ में कौन सा अकाउंट रहता है यार? तुम लोग में से भी तो किसी का बैंक में अकाउंट है क्या? अभी तक है नहीं. एनीबॉडी, किसका किसका बैंक में अकाउंट है?
2 जन 3 जन 4 जन, बाकी लोग कर क्या रहे हो? घर पे जाओ और पेरेंट्स को बोलो कॉलेज में आ गया, एक बैंक अकाउंट तो खोल के दो। भले तुम मैनेज नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर माइनर, 18 साल के एज के बाद ही मैनेज कर सकते हो, लेकिन घर जाके पेरेंट्स को बहुत विनम्रता से थोड़ा डिस्टेंस रख के बोलने का कि भाई कॉलेज में आ गया हूँ, एक बैंक अकाउंट खोल के दो, एक जीपे खोल के दो, थोड़ा जीपे में 2000 रुपया 3000 रुपया डाल के दो, भाई कॉलेज में जा रहा हूँ, पैसे की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा डिस्टेंस रखने का। वो लोग का मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बोलने का कॉलेज में आ गया, अभी तो बैंक अकाउंट चाहिए। लेकिन तुम्हारा सबका जो बैंक अकाउंट रहेगा ना पर्सनल लाइफ में, उसको सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन जो अकाउंट ओपन करता है ना बैंक में, वो सेविंग्स अकाउंट नहीं होता। दैट अकाउंट इज विच अकाउंट एवरीबडी? करंट अकाउंट। तो ये 2 जगह से मेरा पैसा जाता है, एक तो ऑफिस में कैश बॉक्स के अंदर जो रोकड़ा माल रहता है उसमें से मैं किसी को पेमेंट करता हूँ। चाय वाला आया तो उसको चाय का पेमेंट किया, कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाई तो उसका पेमेंट कर दिया, कुछ गुड्स खरीदा तुरंत से पेमेंट कर दिया, बिकॉज यू कैन परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड यू कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। अपन ने ये सब डिस्कस किया है, तो उसका पैसा दे दिया। तो या तो पैसा आप कैश बॉक्स में से निकाल के दोगे, रोकड़ा रोकड़ा गांधी बापू निकाल के दोगे, और या तो तुम बैंक में तुम्हारा करंट अकाउंट रहेगा ना, वो करंट अकाउंट में से पैसा देते हो। तो ये क्या है? जब ये पेमेंट करते हो तो मेरे को बता सकते हो ये पेमेंट है क्या? मतलब ये तुम्हारे लिए क्या है? मैंने किसी को पैसा दिया, थोड़ी यार फालतू में किसी को पैसा देगा, मेरे को सामने कुछ तो मिला रहेगा कि नहीं, का ऐसे ही पैसा दे देगा? चैरिटी थोड़ी कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। तो प्लीज मुझे सोच समझ के आंसर दो कि मैं बिजनेस करते टाइम पे बहुत जगह पे पैसा देता हूँ। ये एयर कंडीशनर परचेस करूंगा तो उसका पैसा दूंगा, वो चाय पानी का बिल आएगा तो उसका पैसा दूंगा, ये इलेक्ट्रिक का बिल आएगा तो उसका पैसा देगा, ऑफिस में जो स्टाफ काम करता है उसको हर महीने के बाद सैलरी दूंगा, प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया है तो उसका रेंट पे करूंगा, कोई मशीनरी परचेस करूंगा, कोई प्रॉपर्टी परचेस करूंगा, हर जगह पैसा जाता है। ऐसे ध्यान से सोचोगे ना तो एक बिजनेसमैन बहुत जगह पे पैसा देता है, या तो ये पैसा कैश बॉक्स में से जाता है या तो ये पैसा तुम्हारे करंट अकाउंट बैंक में से जाता है। तो ये तुम्हारे लिए है क्या? भाई पैसा दे क्यों रहे हो? बदले में तुमको क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज मिला। तो अभी आप जब भी पैसा देते हो ना तो देखना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं, जब तुम पैसा देते हो ना तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपने जो पैसा दिया ना वो आपका एक्सपेंस हो सकता है, या तो आपने जो पैसा दिया वो आपका एसेट हो सकता है। ये 2 है ना बहुत कनेक्टेड वर्ड्स है, बट दोनों का डिफरेंस तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बिकॉज अपना जो सब्जेक्ट है ना बुक कीपिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द साइंटिफिक मैनर। एक बिजनेसमैन जो भी ट्रांजैक्शन करता है उसको थोड़ी याद रहने वाला है, वो एक एक ट्रांजैक्शन को बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है। तो अपने को भी थोड़ा टाइम में रिकॉर्ड कैसे करने का इज व्हाट वी आर सपोज टू लर्न। लेकिन उससे पहले ना ये कुछ टर्म्स का डिफरेंस है ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मैं जब भी पेमेंट करता हूँ, और ये हजारों जगह पे पेमेंट हो सकता है, मैं जब भी पेमेंट करता हूं ना तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, बिलीव मी, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने किसी को पेमेंट दिया तो या तो ये मेरा एक्सपेंस है या तो ये मेरा एसेट है। तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल लेके बात करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने इलेक्ट्रिक का बिल पे किया, वाई? अभी आपको क्या सोचना है मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया तो एक्सपेंस क्यों है? व्हाट आर द फीचर्स एसोसिएटेड विथ दैट एक्सपेंस? कि भाई मैं इसको एक्सपेंस क्यों बोल रहा हूं? व्हाई डू आई से कि ये मेरा खर्चा है? एनीबडी कैन टेल मी? देयर आर 2 मेन फीचर्स। प्रॉफिट तो मिल रहा है बेटा इनडायरेक्टली, कैसे मालूम है? इलेक्ट्रिसिटी को तो मैं मेरे बिजनेस में यूज कर रहा है,
अभी जैसे मैं प्रोफेशनल एकेडमी की बात करूं, कोचिंग क्लास का बात करूं, हम लोग भी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, लेकिन तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे फीस देते हो, तो वो हमारा इनकम है, सामने इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक्सपेंस है, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ये तो मेरा प्रॉफिट ही है। मैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कर क्यों रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न द प्रॉफिट, आई एम डूइंग बिजनेस। सो इट इज रॉन्ग टू से कि मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं, बट मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ये एक्सपेंस क्यों है या तो ये एसेट क्यों नहीं है? यस, सुपर। तो सबसे पहला फीचर क्या है मालूम है एक्सपेंस का, जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए? एक्सपेंस का मतलब है इसका मुझे ना शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट मेरे को लॉन्ग टर्म मिलने वाला ही नहीं है। अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी को 1 महीना यूज करेगा तो इलेक्ट्रिक का बिल पे कर देगा। अभी ऐसा थोड़ी है कि मैंने एक बार इलेक्ट्रिक का बिल पे किया तो मैं 2 साल तक इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकता हूं। आई कांट यूज दैट। इफ आई वांट टू यूज इलेक्ट्रिसिटी इन द सेकेंड मंथ, आई विल हैव टू अगेन पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। If I want to use it in the 4th month, again I will have to pay. तो एक्सपेंस के 2 फीचर होते हैं। फीचर नंबर 1, उसका जो बेनिफिट रहता है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, एंड सेकेंड वन व्हाट ही सेड दैट मनी और मनीज वर्थ इज नॉट रिसीवेबल इन फ्यूचर। मतलब ये पैसा मेरा पूरा गया, क्योंकि इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है। मैंने किसी को पेमेंट दिया, अब मैंने जब किसी को पेमेंट दिया तो क्या सोचने का, क्या ये पैसा मेरे को फ्यूचर में वापस मिलने वाला है? जिसको भी मैंने पेमेंट किया, क्या ये मेरे को पैसा वापस मिलेगा? अगर वापस मिलने वाला है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? एसेट हो जाएगा। तो एसेट का मतलब क्या है मालूम है? एसेट का मतलब है मनी और मनीज वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो ये जो मनी और मनीज वर्थ है ना, इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो ये आपका एसेट हो जाएगा। तो बस ये सिंपल लेमैन का तरीका है। तुम अगर ये तरीकों को दिमाग में बिठा लिया ना, तुम लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे कि ये एक्सपेंस है कि एसेट है। लेकिन व्हाट इज कॉमन बिटवीन द टू, मुझे बताओ। एक्सपेंस और एसेट में एक चीज बहुत कॉमन है। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज कॉमन? मेरे पास से नहीं, मेरे पास से कुछ ना कुछ तो जा रहा है, या तो पैसा जा रहा है, या तो गुड्स जा रहा है, या तो सर्विस जा रहा है। मेरी जेब से कुछ ना कुछ जा रहा है, तो ही वो आपका एक्सपेंस रहेगा या तो एसेट रहेगा। इमेजिन करो उल्टा हुआ, तो पैसा आ रहा है तो क्या वो एक्सपेंस हो सकता है? क्या हो सकता है? वो इनकम हो सकता है। या तो वो क्या हो सकता है? 2 पॉसिबिलिटी है। देख, पैसा आया ना तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा इनकम रहेगा और या तो मेरा लायबिलिटी रहेगा। हेलो, आर यू देयर? तो अभी अपन फोकस किस चीज पे कर रहे हैं मालूम है? मेरी जेब से कुछ जा रहा है। क्या जा रहा है मेरी जेब से? या तो पैसा जा रहा है, या तो कुछ गुड्स जा रहा है, या तो कुछ सर्विस जा रहा है। अभी हम लोग कोचिंग क्लास वाले हैं तो हम आपको थोड़ी गुड्स देने वाले हैं, वी विल रेंडर द सर्विसेज। उसके बदले में आप कोचिंग क्लास को फीस देते हो। तो मेरी जेब से कुछ ना कुछ जा रहा है, और जब मेरी जेब से कुछ ना कुछ जा रहा है तो आपको ये सोचना है कि भाई ये जो जा रहा है ये कभी जिंदगी में वापस भी आने वाला है कि ये गया तो गया। अगर गया तो गया तो समझ जाने का कि ये मेरे लिए क्या है एवरीबॉडी? एक्सपेंस है। और अगर जाने के बाद ये वापस आएगा तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो चलो मैं भी बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं, आप प्लीज रश नहीं करना, आराम से मस्त सोच के आंसर देना कि ये मेरे लिए एक्सपेंस है कि ये मेरे लिए एसेट है। तो भी फर्स्ट एग्जाम्पल देता हूं, सैलरी पेड। मैं स्टाफ को सैलरी पे करता हूँ, मेरे ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? एक्सपेंस हो जाएगा। ये मेरे लिए क्यों एक्सपेंस है? इफ आई आस्क यू, देन यू विल हैव टू गिव मी 2 रीजंस। देयर आर 2 रीजंस, 2 मेन रीजंस फॉर दैट। कैन यू गिव मी रीजन नंबर 1? पैसा वापस नहीं आएगा तो पक्का है। रीजन नंबर 2, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको 5 साल का सैलरी पे कर दिया,
जो सैलरी पे किया 1 महीने का है, दूसरे महीने में वो मेरे ऑफिस में दोबारा काम करेगा, दोबारा सैलरी देगा, तीसरे महीने में काम करेगा, वापस सैलरी देगा। मतलब मुझे सैलरी का बेनिफिट मिला। ये नहीं सोचो कि मैंने फुक्कट में सैलरी पे किया। दिवाली नहीं है मेरे बाप की कि फुक्कट में पैसा देता रहेगा। सैलरी दिया ना तो बदले में कुछ तो लिया। ट्रांजैक्शन का मतलब लेना देना है। इट कांट बी वन वे कि मैं खाली देते ही रहेगा, मेरे को बदले में कुछ नहीं मिलेगा, उसको तो चैरिटी बोलते हैं। सो ये लेना देना एक म्यूचुअल रिलेशन है। तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा है कि सैलरी पे करूंगा तो उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बोलो सैलरी के बदले में हमको क्या मिलता है? एवरीबडी सर्विसेज। ये सर्विसेज का लाइफ क्या रहता है? शॉर्ट टर्म रहता है, ये लॉन्ग टर्म थोड़ी है। दूसरे महीने में अगर वो दोबारा सर्विस रेंडर करेगा, दूसरे महीने में दोबारा पैसा देगा। व्हाट इज द सेकंड फीचर बाय द वे? सैलरी एक्सपेंसेस का 2 रीजन है। एक तो उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, एंड व्हाट इज द सेकंड रीजन एवरीबडी? ये पैसा मेरे को वापस नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। सिंपल ना? डिफरेंट रीजन के सेम रीजन? एग्जैक्टली द सेम रीजन। विच आर द रीजन? मैं देख बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, बार बार तुमसे क्यों बुलवा रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये सब है ना तुमको पूरी लाइफ चाहिए रहेगा। सीए करो, एमबीए करो, सीएफए करो, एसीसीए करो, कॉमर्स में कुछ भी करो, तुम ऑफिस में जाके काम करो, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो जिंदगी में तुमको दोबारा कोई सिखाने वाला नहीं है। और तुम्हारे माइंड में ये पिक्चर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट शुड बी डीप रूटेड विद इन यू, देन द सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। थर्ड वन एवरीबडी, लोन गिवन टू मिस्टर ए। कोई तो भी मिस्टर ए है, मेरा पहचान वाला है, उसको पैसे की जरूरत थी, मैंने उसको लोन दिया। क्यों एसेट हो जाएगा ये मेरे लिए? मनी इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। लोन दिया है, एक्चुअली तो मुझे पैसा है ना इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। डू यू एग्री? अगर मैंने सामने वाले को समझो 10 लाख रुपए का लोन दिया है ना, तो मेरे को फ्यूचर में 10 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तक उसने मेरे को पैसा नहीं दिया तब तक हर महीना मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये मेरा एसेट है। व्हाई डू यू कॉल इट एज एसेट? बिकॉज मनी और मनीज वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। सेटल डाउन, बैक साइड पे रख, थोड़ा मस्त पानी पी ले, रिलैक्स हो जा। या चल यार, फोर्थ एग्जांपल देता हूं। बैंक लोन टेकन। बैंक से बिजनेसमैन को है ना पैसे के लिए बैंक से लोन लिया, पैसे की बहुत जरूरत है तो बैंक से गया, 50 लाख रुपए का लोन लिया। पहले तो बताओ पैसा आया कि पैसा गया? आया ना? हेलो, बैंक से लोन लिया मतलब पैसा आया कि गया? तो पैसा आया ना। अब ध्यान से देखना, अगर पैसा या तो पैसा आया या तो गुड्स आया या तो सर्विसेज आया, कुछ तो भी अपन ने रिसीव किया। अभी बैंक से अगर लोन लेते हो ना तो आपको पैसा मिलेगा। तो जैसे पैसा मिला ना तो वापस 2 ऑप्शन है। कौन सा 2 ऑप्शन है एनीबडी? इनकम है, या तो वो मेरे लिए क्या है एवरीबडी? इनकम है, या तो वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। व्हाई डू यू कॉल इट एज ए इनकम? बाय द वे, आप इसको इनकम कब बुलाते हो? इसके अंदर भी 2 फीचर रहेगा। कैन यू क्रिएट द 2 फीचर वेरी सिमिलर टू एक्सपेंसेस? कैन यू टेल मी इनकम के अंदर कौन सा 2 फीचर रहेगा? पैसा वापस नहीं देने का है। सो मनी और मनी's worth is not payable in future। चल ये तो एक हो गया, और एक फीचर है। कैन यू टेल मी there is one more feature about income? anybody? मतलब इनकम रिसीव करेगा तो उसका बेनिफिट मेरे को 10 साल तक मिलेगा, है कि नहीं? हाँ बोल रहे यार पब्लिक। अरे शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, का 10 साल तक। इट इज लाइक तुम अभी 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेगा तो तुम 11th का फीस भरेगा, तो मैं तुमको आज जीवन पढ़ाता रहूंगा अप टू सीए फाइनल। किसी को भी यहाँ बैठे हुए ऐसी कोई उम्मीद रहेगी तो प्लीज मुझे बता देना। यू रियली थिंक सो इट इज गोइंग टू हैपन? तुमको वापस 12th में पढ़ना रहेगा तो क्या करोगे? वापस फीस भरना पड़ेगा। फिर सीए इंटर में पढ़ना रहेगा तो क्या करोगे?
फीस देना पड़ेगा। फिर सीए फाइनल में पढ़ोगे तो क्या करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। फिर आगे जाके तुम्हारा शादी वगैरह होने वाला रहेगा और तुमको एडवाइस कर दे चाहिए रहेगा मेरे से, वो मैं फ्री में देता हूँ, उसका फीस नहीं लेता। मस्त अलग से तुमको समझाएगा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तुम लोग बच्चे हो, 25 साल के हो जाओगे ना, फिर कभी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हुआ तो बोलना, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, 22 साल से शादी में हूँ, दुनिया भर की तकलीफें झेल चुका हूँ। आई एग्जैक्टली नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। वो एज ए फ्रेंड क्लास के बाहर में फ्री में देगा। लेकिन बेटा तुम 11th का फीस भरेगा तो थोड़ी मैं तुमको सीए फाइनल पढ़ाएगा। हेलो, समझ रहे हो ना? तो कौन सा दो फीचर है बताओ मेरे को। एक तो मनी और मनी इज वर्थ इज नॉट पेएबल इन फ्यूचर। दूसरा क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। इसका जो भी बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? ये बैंक लोन क्या है, कोई मुझे बताएगा? मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, ये इनकम है कि लायबिलिटी है? समझो तुमको ऐसा लगा तो कि ये मेरा इनकम है, समझो ऐसा लगा तो किसी को कि मेरा इनकम है, तो उसका मतलब तुम बहुत बड़े कमीने हो। नहीं समझा? बैंक से लोन लिया और तुमको लगता है तुम्हारा इनकम है, मतलब तुमको ये पैसा बैंक को वापस नहीं देने का है। तो मतलब वो जो बंदा है ना, एक तो लंदन भाग गया है, नहीं जानते उसको? एग्जैक्टली देख, मैं नहीं बोला, रिकॉर्ड हो रहा है, तू बोला मैंने हाँ बोल दिया, बट बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे तो कितने हैं अपने देश में जो साले बैंक से लोन लेते हैं, पैसा वापस भी नहीं देते, और बैंक में पैसा होता किसका है बोलो? बैंक का पैसा है कि पब्लिक का? और कुछ कमीने लोग साला बैंक से लोन लेते हैं और वापस भी नहीं देते। अपन तो अच्छे लोग हैं, वी आर ऑल गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छे बच्चे हैं। तो बैंक लोन आएगा तो बैंक लोन को क्या बोलोगे? इज इट योर इनकम और लायबिलिटी? Why you call it as a liability? Because money or money's worth is payable in future. क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। परचेस ऑफ मशीनरी। मैंने एक मशीनरी परचेस किया। मशीनरी वैसे काय के लिए परचेस करते हो तुम लोग? बेचने के लिए परचेस करते हो? मतलब इट इज विच टाइप ऑफ एसेट फॉर यू? फिक्स्ड एसेट ऑब्वियसली। ये मशीनरी हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। व्हाई डू यू कॉल इट एज अ फिक्स्ड एसेट? बाय द वे, नंबर 1 लॉन्ग टर्म यूज है, और नंबर 2 इट हैज सेलेबल वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय सेलेबल वैल्यू? का मतलब क्या हुआ? कल अगर मैं इसको बेच दिया, मेरे को पैसे की जरूरत है, अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं क्या करेगा? ये मशीनरी को 2 साल यूज करेगा, 2 साल के बाद पैसे की जरूरत है तो बेच देगा। बेच देगा तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे को पूरा पैसा मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं 10 लाख का मशीनरी खरीदा तो 10 लाख मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यूज किया तो वो मशीनरी क्या हो गया? सेकेंड हैंड हो गया, पुराना हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, मतलब उसका वैल्यू कम हो जाएगा। 10 लाख नहीं मिलेगा लेकिन 6 लाख तो मिलेगा कि नहीं? तो उसको एसेट बोलते हैं। व्हाई डू यू कॉल इट एज एसेट? बिकॉज आप उसको लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए या तो यूज करते हो, और या तो उसका सेलेबल वैल्यू रहेगा, फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट वन एवरीबडी, नंबर 6 करते हैं, परचेस ऑफ स्टेशनरी। मेरे ऑफिस में पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, फुल्स के पेपर, कंप्यूटर पेपर, ऐसे ऑफिस में बहुत सारा स्टेशनरी चाहिए। मैं स्टेशनरी को परचेस करता हूँ। पहले क्या सोचने का मालूम है? पैसा आया कि गया? गया। तो ये पेमेंट है। तुमने स्टेशनरी परचेस किया तो तुम उसके लिए पेमेंट करने वाले हो। जैसे पेमेंट आया ना, तो 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है। विच आर द 2 ऑप्शन पॉसिबल एवरीबडी? या तो ये एक्सपेंस रहेगा, या तो ये आपके लिए एसेट रहेगा। सो कैन यू टेल मी, अगर आप स्टेशनरी परचेस करते हो तो ये स्टेशनरी परचेस तुम्हारे लिए क्या है? क्यों एक्सपेंस है? एक तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करोगे,
पैसा वापस नहीं मिलेगा। स्टेशनरी को कहाँ बेचेंगे? इमेजिन करो मेरे पास एक फुट पट्टी है, स्केल है, पेन है, पेंसिल है, किसी को जाके बेचेगा क्या? अच्छा लिटरली बेच सकता है। मेरे पास एक कैलकुलेटर रहेगा, किसी को 100 रुपए में बेच सकता है, बट आई मीन दैट इज टू स्मॉल अमाउंट, यू कांट कॉल इट एज ए एसेट। और वैसे मेरे को बोलो कोई कैलकुलेटर खरीद के बेचता है क्या? काय के लिए खरीदते हो आप? यूज के लिए। चल मान लिया कैलकुलेटर को आप 2-3 साल के लिए यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर 1 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक चीज सर्टन है कि अगर ये शॉर्ट टर्म की जगह थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म भी यूज रहेगा ना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट हैज गॉट नो सेलेबल वैल्यू, मतलब बहुत खराब लगेगा। इमेजिन करो मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करेगा मालूम है? उठा के किसी को फ्री दे देगा, किसी को जरूरतमंद को ऐसे ही दे देगा। मतलब कितना खराब लगेगा। किसी को पूछो ये मेरे को कैलकुलेटर बेचने का है, तेरे को लेना है क्या? वो सामने वाला बोलेगा 50 रुपया देगा, चाहिए क्या? मैं बोलेगा छोड़, 50 रुपये का मैं तेरे को खाना ही खिला देता हूँ साले, ये ले कैलकुलेटर फ्री में। इतना छोटा अमाउंट है ना कि उसको बेचना भी अजीब लगेगा। बेचता क्या हूँ मैं? फर्नीचर बेच सकता हूँ, एयर कंडीशनर बेचेगा, कंप्यूटर बेचेगा, बिल्डिंग बेचेगा, मशीनरी बेचेगा, मोटर कार बेचेगा, फर्नीचर बेचेगा, वो सब बेच सकता हूँ। थोड़ी फुल्स के पेपर बेचूंगा, पेन बेचूंगा, पेंसिल बेचूंगा, शार्पनर बेचूंगा, इरेजर बेचूंगा। इरेजर को भी खराब लगेगा, अपने को भी खराब लगेगा, हमें नहीं बेच सकते। देयरफॉर इट इज डेफिनेटली हैज नो सेलेबल वैल्यू, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग में बैठ रहा है ना? मस्त। चलो तो अभी अपन थोड़ा गेम उल्टा करते हैं। अब तुम में से कोई क्वेश्चन पूछो और तुम में से ही कोई आंसर दो। अलाउ योर इमेजिनेशन टू ग्रो। सोचने का एक ही है, या तो बिजनेस के अंदर कुछ आया या तो बिजनेस में से कुछ गया। बस यही सोचना है आपको कि या तो बिजनेस के अंदर आया, पैसा आया, गुड्स आया, सर्विस आया, कुछ तो भी बिजनेस में आया, या तो बिजनेस में से गया। तो चलो तुम में से कोई एक एक करके मस्त एग्जांपल पूछो, अपन इसको थोड़ा क्विज की तरह खेलते हैं। यू आस्क द क्वेश्चन एंड समबडी एल्स कैन आंसर। बाद में मैं अगर कुछ आंसर गलत रहेगा तो बता देगा। एनीबडी प्लीज? एक एक जन एक एक पूछो ना, तुम लोग बहुत सारे लोग हो, एक एक जन एक एक पूछोगे तो 25-30 एग्जाम्पल हो जाएगा। चल तेरे से स्टार्ट करता हूँ। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। एनीबडी? मैंने गुड्स परचेज किया, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया का मतलब क्या होता है? देख, आई राइट डाउन दिस, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट का मतलब होता है, अमाउंट भी लिख देता हूं, ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर बी। कोई तो भी मिस्टर बी है, उससे मैंने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा, 50,000 का गुड्स खरीदा। मतलब तुम कोई मेरे को बता सकता है हु मस्ट बी मिस्टर बी जिसने मुझे उधारी में गुड्स दिया? क्रेडिटर इज यस, आई एम नॉट आस्किंग दैट। मतलब मैं कौन है? होलसेलर। एग्जैक्टली। मैं कौन है? रिटेलर है, मेरा दुकान है। मैंने किससे गुड्स खरीदा? होलसेलर से खरीदा। होलसेलर से जब मैं गुड्स खरीदेगा ना तो ही विल गिव दैट गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। उसने मेरे को 50,000 का गुड्स क्रेडिट पे दिया। अब देखो ये ट्रांजैक्शन ध्यान से देखोगे ना तो इसमें एक है परचेस ऑफ गुड्स, ध्यान से देखना मस्त, एक है परचेस ऑफ गुड्स, दूसरा क्या है? मिस्टर बी करके कोई है जो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। डू यू एग्री एवरीबडी कि मिस्टर बी बिकम माई क्रेडिटर? यस। व्हाट इज परचेस ऑफ गुड्स फॉर मी? समझो, मैं आपको पूछेगा मैंने गुड्स परचेस किया तो बता सकते हो परचेस ऑफ गुड्स फॉर मी इज माई? नो, एसेट नहीं है ये, बिकॉज आई विल टेल यू, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, परचेस ऑफ गुड्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट, किसी को याद आ रहा है? एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। क्यों आप परचेज ऑफ गुड्स को एक्सपेंस बोलते हो मालूम है? क्योंकि क्या ये गुड्स को आप बिजनेस में यूज करने वाले हो कि बेचने वाले हो? ऐसा रहेगा 6-12 महीना चलो यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद बेचेंगे। इज इट लाइक दैट कि फ्रेश गुड्स खरीदोगे और फ्रेश गुड्स को ही बेचोगे? फ्रेश ही बेचोगे ना। तो परचेज ऑफ गुड्स रहता है ना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंस। और जब ये गुड्स तुम बेचोगे तुम बोलोगे यार लेकिन सर गुड्स परचेज किया तो उसको बेच भी तो सकता है मैं। तो अगर गुड्स को बेचोगे ना तो इसको ये लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स।
और ये जो सेल ऑफ गुड्स रहता है ना, इट इज कंसिडर्ड टू बी बिगेस्ट एनीबडी इनकम, और ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या है बोलो, प्रॉफिट है। सो मैं जब भी गुड्स परचेज करेगा, समझो मैंने 100 रुपए में गुड्स परचेज किया, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको एक्सपेंस बोलते हैं। वही गुड्स में 120 के भाव में बेच देगा। ऑब्वियसली जो भाव में खरीदा वो भाव में थोड़ी बेचेगा। 100 रुपए में खरीदा, 20 रुपए का प्रॉफिट डाल दिया, 120 में बेच दिया, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं ये 100 रुपए को एक्सपेंस मान लेगा, ये 120 रुपए को इनकम मान लेगा। अकाउंटिंग का तरीका समझो, 100 रुपए में गुड्स खरीदा तो उसको एक्सपेंस मान लो थोड़ी देर के लिए, वही गुड्स को 120 रुपए में बेच दो, उसको इनकम मान लो थोड़ी देर के लिए। ऑटोमेटिक दोनों का जो डिफरेंस आएगा, विच इज 120 माइनस 100, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, व्हाट द डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज एवरीबडी प्रॉफिट। तो उसके लिए तीसरा वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, इस प्रॉफिट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक नाम दिया हुआ है, व्हाट दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। 120 में बेचा, 100 रुपए में खरीदा, तो 20 रुपए का जो है, ये 20 रुपए का मेरे लिए प्रॉफिट हो गया, द 20 रुपीज माई प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, व्हाट इज दिस मिस्टर बी फॉर यू? ये जो मिस्टर बी है ना, जिससे आपने उधारी में क्रेडिट में गुड्स खरीदा रहेगा, वो आपके लिए क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब एसेट है वो आपके लिए, कि लायबिलिटी है? liability. Why do you call this as a liability, everybody? What is the feature of any liability? Money or money's worth is payable in future. Clear है? पक्का? चलो आपका टर्न है। कोई भी तेरे मन में जो आता है, कोई भी ट्रांजैक्शन दे दे, अपन मस्त उसको डिस्कस करेंगे। किसी को लोन दिया, उसका कुछ नाम भी, उसकी बुआ बन जा तू, और उसका नाम बता मुझे, तेरे को जो नाम रखना है रखना। दिया, ओके। सो लोन गिवन टू दिया। कितना लोन देना चाहती है? मतलब तेरा पैसा है, तू डिसाइड कर। और तेरी पैसे वाली पार्टी है यार तू। 7 लाख रुपीस, 7 लाख रुपए का लोन दिया किसी दिया को। अभी ध्यान से सोचने का कि हुआ क्या। हर ट्रांजैक्शन को है ना डेप्थ में समझने की कोशिश करो। क्या हुआ मैं बताता हूं। सब अच्छा, तूने कैश में पेमेंट किया है कि तेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया? बैंक अकाउंट से ना, इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी किसी को कैश देगा। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट, तो मेरे है ना बैंक में एक अकाउंट रहेगा। बताओ तो बैंक में मेरा कौन सा अकाउंट रहेगा एवरीबॉडी? अबे सेविंग्स अकाउंट नहीं रहता है। देख इसने गलती क्यों किया मैं बताता हूं। उसने किसकी तरह सोचा? पर्सनल सोच लिया। बेटा ये सब्जेक्ट में पर्सनल सोच ही नहीं सकते, बिकॉज दिस एंटायर सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू बिजनेस। तो आपको बिजनेस की तरह सोचना है। बिजनेस का कभी भी सेविंग्स अकाउंट नहीं होता। बिजनेस का कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में से पैसा गया, मनी गोज आउट, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा मुझे बताओ तो। मैं किसी दिया को अगर पैसा देगा, देन व्हाट विल हैपन टू माय बैंक बैलेंस? बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा कि बैंक का बैलेंस मेरा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मेरा बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया, मेरे बैंक में से पैसा गया। तो भी दो ही ऑप्शन है, या तो एसेट या तो एक्सपेंस। परफेक्ट बोला तू। बोले क्या है? एसेट है। फ्यूचर में पैसा वापस मिलेगा। लेकिन समझो इसको पता चला तो कि दिया रात को 2 बजे ट्रेन पकड़ के गांव भाग गई अपने, तो एक्सपेंस बन जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरा पैसा डूब जाएगा। तो अगर वो पैसा वापस आने वाला है तो ये जो दिया है ना, दिया will become debtor for us. Why diya will become debtor for us? Because money or money's worth is receivable in future. लेकिन कहीं
मुझे 6 महीने के बाद एक न्यूज मिलता है मार्केट में कि दिया है, यहाँ कोई दिया नहीं है ना बेटा, कोई नहीं है ना, तो बिंदास बोलता हूँ। सो मार्केट में मुझे 6 महीने के बाद पता चला कि जो दिया है ना, दिया हैज बिकम इंसॉल्वेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंट एवरीबॉडी? बैंकरप्ट। मतलब बैंकरप्ट का मतलब क्या है? उसका एसेट ज्यादा रहेगा कि उसका लायबिलिटी ज्यादा रहेगा? लायबिलिटी। सो ये जो दिया है ना, ये इंसॉल्वेंट बन गई क्योंकि उसका जो लायबिलिटी है वो एसेट से ज्यादा हो गया। अब क्या होगा मुझे बताओ? पैसा डूब गया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। आप इसको एक्सपेंस भी बुला सकते हो, आप इसको लॉस भी बुला सकते हो, दोनों सिमिलर है। यार कजिन ब्रदर समझ लो, एक्सपेंस बोलो लॉस बोलो, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट अभी के लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए एक्सपेंस या लॉस दोनों एक ही जैसा है। सिंपल भाषा में बोलूं तो मेरा पैसा डूब गया। सो जब तक पैसा आने वाला है, जब तक मनी और मनी इज वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो ये आपका एसेट हो जाएगा। और कहीं आपका पैसा डूब गया तो ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एवरीबडी फॉलोड? मुझे वापस बताओ, लोन गिवन टू दिया 7 लाख, तो क्या क्या हुआ? सोचो, तुम्हारे बिजनेस में क्या क्या हुआ? किधर से पैसा गया? करंट अकाउंट से। तो तुम्हारा बैंक बैलेंस कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया। और दूसरा क्या, अगर बैंक बैलेंस कम हो गया तो ये तुम्हारे लिए क्या है? क्यों एसेट है? बिकॉज दिया बिकम्स माय डेटर, डेबिटर नहीं। बी इज साइलेंट। वाई बी इज साइलेंट? ये मेरे को नहीं पूछना, मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। इंग्लिश की तो बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में नहीं आती है। सो डेबिटर नहीं बोलने का, डेटर बोलने का। व्हाट दिया बिकम्स फॉर मी एवरीबॉडी? दिया बिकम्स डेटर। व्हाई दिया बिकम्स डेटर मीन्स व्हाट? मनी इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर्स। कोई भी ट्रांजैक्शन जो तेरे मन में आता है बोल। प्रॉपर्टी खरीदा, मस्त एकदम। चलो, तो मैंने क्या किया? प्रॉपर्टी परचेस किया। प्रॉपर्टी परचेस किया, थोड़ा महंगा वाला लेता हूँ, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी। मुलुंड में थोड़ी सस्ते में मिलता है प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी बाय द वे काय के लिए खरीदा? मतलब ये तुम्हारा घर है, इसमें तुम रहने वाले हो? नहीं ना, घर क्यों नहीं? नहीं, घर क्यों नहीं हो सकता? पर्सनल हो जाएगा। तुम पर्सनल के बारे में बात कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जो भी बात करो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। तो बताओ ये प्रॉपर्टी काय के लिए खरीदा? शोरूम। शोरूम के, शोरूम है कि इन्वेस्टमेंट है? ये दो अलग है बेटा। इन्वेस्टमेंट करेगी ना तू, तो तेरे को उसको भाड़े पे देना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड यार, 2 तरीके से। या तो वो प्रॉपर्टी मेरे को मेरे बिजनेस में यूज करना रहेगा। देख मैं तेरे को दोनों का आंसर दे देता हूं, सो यू विल अंडरस्टैंड। या तो मैं इसको बिजनेस के लिए यूज करेगा। बिजनेस के लिए यूज करेगा मतलब क्या करेगा? या तो उस प्रॉपर्टी में मैं मेरा शोरूम बनाएगा, या तो प्रॉपर्टी में मैं मेरा ऑफिस बनाएगा, या तो प्रॉपर्टी में मेरा फैक्ट्री बनाएगा, या तो प्रॉपर्टी में मैं गोडाउन बनाएगा या वेयर हाउस बनाएगा। मतलब कहीं ना कहीं या तो बिजनेस में यूज करेगा। और या तो मैंने क्या किया है, मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा था, मेरे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ, तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी परचेज किया। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया ना, तो तुम उसको यूज नहीं करोगे। क्या करोगे? इस प्रॉपर्टी का भाड़े पे दे दोगे। सो यू विल ऑब्वियसली गिव दिस ऑन अ रेंटल बेसिस। एवरीबडी एग्रीज? लेकिन दोनों केस में होने वाला क्या है वो बताओ। दोनों केस में ये प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है। एंड और एसेट है बस एक ही? और भी तो कुछ हुआ है, ऐसा नहीं, और भी तो कुछ हुआ है। प्रॉपर्टी खरीदा 2 करोड़ का, तो पैसा गया। देख तुमको क्या करना है मालूम है? हर ट्रांजैक्शन में सोचने का कि मेरे बिजनेस में हुआ क्या, क्या आया, क्या गया, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है। ये तुमको धीरे धीरे सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली यू आर वेरी न्यू टू इट, बट एक एक एग्जाम्पल आएगा ना तो सोचने का रे, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है यार। 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा, तो पैसा किधर से दिया रहेगा? ऐसा वीआईपी का सूटकेस भर के रोकड़ा लेके दिया रहेगा?
लगता है तुमको इंडिया में पॉसिबल है? नहीं है। तो पैसा किधर से दिया रहेगा? करंट अकाउंट में से। सो व्हाट विल हैपन टू योर बैंक बैलेंस? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब है ना, सोचना चालू करो, धीरे धीरे तुम्हारा थॉट डेवलप होएगा। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आया ना तो सोचना जरूरी है, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं ना तब तक तुमको समझेगा नहीं कि हुआ क्या, और अगर समझेगा नहीं हुआ क्या ना तो उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? मुझे ट्रांजैक्शन को मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करना। कैसे रिकॉर्ड करेगा जब तक मुझे समझेगा ही नहीं कि क्या आया, क्या गया और क्या हुआ? तो बहुत सिंपल है यार, प्रॉपर्टी खरीदा तो प्रॉपर्टी आया, सामने मैंने बैंक में से पैसा दिया, मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया। अब मुझे बताओ ये प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए क्या है? तो ये डेफिनेटली तुम्हारे लिए एक एसेट है। व्हाई डू यू कॉल इट एज एसेट? कैन यू टेल मी? इसको अगर बेचा तो पैसा मिलेगा। हो सकता है यार प्रॉपर्टी का तो भाव भी बढ़ जाता है, रेंट का भी पैसा आएगा। अब रेंट का जो पैसा आया वो तुम्हारे लिए क्या है? रेंट का जो पैसा आया वो क्या है? इनकम है। क्यों? क्योंकि क्या वो पैसा वापस देने का है? बिल्कुल नहीं। तो आपको जो रेंट मिलेगा, एवरी मंथ रेंट मिलेगा, वो तुम्हारा इनकम हो जाएगा। रेंट तुम्हारा इनकम हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए एसेट रहेगा, क्योंकि कल अगर तुमने वो प्रॉपर्टी को बेचा तो तुमको पैसा वापस मिलेगा। हेलो एवरीबॉडी, हो ना मेरे साथ? चल नेक्स्ट टर्न तेरा। Transaction number 4, sale of goods on credit basis. Sale of goods on credit basis 1 lakh rupees. बस अभी बैठ के आराम से सोचने का, किसको बेचा? टू मिस्टर सी। कोई तो भी मिस्टर सी है जो मेरा कस्टमर है। ऑब्वियसली जब भी अपन गुड्स बेचते हैं तो वो मेरा कस्टमर होता है। मैंने कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे बेचा। एनीबडी? अब आराम से सोचने का, कि पहले तो सोचने का कि यार ये ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले है सेल ऑफ गुड्स। कितने में गुड्स बेचा मैंने? ₹1 लाख में। तो कोई बता सकता है व्हाट इज सेल ऑफ गुड्स फॉर एनी बिजनेस? इनकम नहीं, biggest income. Which is biggest expense? Purchase of goods. Which is biggest income? Sale of goods. तो ये मेरे लिए इनकम हो गया। अब दूसरा, ये ट्रांजैक्शन में कुछ हुआ है क्या? कोई तो भी मिस्टर सी है। सो अभी सोचने का, ये जो मिस्टर सी है जिसको मैंने क्रेडिट पे गुड्स बेचा, उसके साथ क्या मेरा लेना देना खत्म हो गया है कि फ्यूचर में कुछ बाकी रह गया? क्या बाकी रह गया? पैसा लेना बाकी रह गया। तो इट इज व्हाट फॉर मी? डेटर, यस, बट डेटर इज व्हाट फॉर मी? एसेट। क्यों एसेट? मनी इज। देख, एसेट का मतलब ये नहीं सोचो कि एसेट का मतलब खाली फर्नीचर या बिल्डिंग होता है। एसेट में तुम्हारा इंसान भी हो सकता है। क्यों एसेट में इंसान हो सकता है? बिकॉज मनी इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो ये जो मिस्टर सी है ना, ये तुम्हारा डेटर बन गया, और डेटर का मतलब ये तुम्हारा एसेट है। क्यों ये तुम्हारा एसेट है? बिकॉज मनी और मनी इज वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। यस, व्हाट्स? अरे गोल्ड खरीदा मेरी माँ, बिजनेसमैन गोल्ड क्यों खरीदेगा? तो घर की तरह सोच रही है बेटा, गोल्ड कौन खरीदता है? अच्छा, बिजनेसमैन गोल्ड का क्या करेगा? चल, प्रॉपर्टी खरीदेगा तो भाड़े पे दे देगा, बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखूंगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स में पैसा डालेगा तो डिविडेंड मिलेगा। गोल्ड खरीद के क्या करोगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गोल्ड खरीद नहीं सकते भाई, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी कोई लेडी एंटरप्रेनर है, शी इज अ बिग बिजनेसमैन, शी इज लेडी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, MBA बन गई, 100 करोड़ का ऐसे बड़ा बिजनेस कर दिया है, तो लेडी। तो जैसे उसके पास सरप्लस पैसा आया तो उसने क्या किया? गोल्ड खरीद लिया। चल, मैं तेरी बात से एग्री कर लेता हूँ, गोल्ड परचेस कर लेता हूँ,
कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्ड परचेज, कितने का गोल्ड खरीदना, बोल कितना माल है तेरे पास, बोल यार। 1 करोड़। ये बात, ये है भारतीय नारी, सस्ते में होता ही नहीं है। 1 करोड़ का गोल्ड खरीद लिया, प्राउड ऑफ यू। चल अब बता, गोल्ड खरीदा तो दो चीज हो गया, देख। एक तो मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया। बता सकते हो मैंने जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया वो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। क्यों ये मेरे लिए एसेट हो गया एवरीबॉडी? क्योंकि कल जाके अगर मेरे को पैसे की जरूरत है तो क्या करेगा, बेच देगा। गोल्ड का भाव तो बढ़ता ही रहता है, तो मैं बेच देगा, मेरे को मस्त पैसा मिलेगा। बस खाली एक ही चीज हुआ क्या यार, कुछ तो हुआ रहेगा और भी। पैसा गया, कहां से पैसा गया, बैंक में से। सो बैंक बैलेंस रिड्यूसेस। अभी थोड़ा है ना, एक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूं। हमने 5 ट्रांजैक्शन कर लिए। कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा ना तो एक चीज कॉमन है, अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, मिनिमम 2 चीजें होती है। मिनिमम 2 चीजें तो होती है, एक नहीं होता। हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट रहता है। क्या रहता है, ड्यूअल इफेक्ट। बिकॉज ट्रांजैक्शन 2 इंसानों के बीच में होता है, कुछ लेना कुछ देना। खाली देना 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 नहीं है, खाली लेना 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 भी नहीं है, खाली देना 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 है, then you are a parent. You don't agree? साला पेरेंट देते ही हैं अपने को बेटा। ऐसा नहीं सोचना कि तुम बड़े हो जाओगे तो पेरेंट देंगे नहीं। मेरी मम्मी आज भी मेरे से कुछ लेने के लिए ना बोल देती है, लेकिन देना रहेगा तो 1 मिनट रुकती नहीं है। पेरेंट का स्वभाव ही ऐसा है, इट इज अ गॉड ऑन द अर्थ। देते ही रहते हैं, चाहे वो पैसा रहेगा, चाहे वो केयर रहेगा, चाहे वो प्यार रहेगा, एवरीथिंग दे गिव। अपना भी ड्यूटी है एज अ चिल्ड्रन कि हम भी हमारे पेरेंट को वापस दे। बट ये पेरेंट है ना, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई रहता है। दे जस्ट डोंट वांट टू टेक फ्रॉम देयर चाइल्ड अनलेस दे आर कन्विंस्ड दैट यू आर गिविंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट with so much love, affection and care, वरना मना कर देते हैं। ये अलग कैटेगरी होता है पेरेंट। कल तुम बनोगे पेरेंट, you'll understand what I'm talking. I know because I am a parent. पेरेंट का फीलिंग अपने बच्चे के लिए गिविंग का ही रहता है। लेकिन इधर अपन पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा है, इधर अपन बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस में खाली देना 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 या तो लेना 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 नहीं होता है। बिजनेस में लेना और देना दोनों रहता है। तो हर एक ट्रांजैक्शन में ना, अब आज के बाद जब भी मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेगा ना तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, 2 इफेक्ट तो आना ही चाहिए। ड्यूअल एस्पेक्ट बोलते हैं उसको। कुछ ना कुछ 2 चीजें तो तुम ढूंढ के निकालो। देख कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लो, मैं पहले से करता हूं। देख नंबर 1 क्या था, किसने बोला था नंबर 1 यार? हाँ इसने बोला था, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस। तो एक है परचेस ऑफ गुड्स विच इज बिगेस्ट एक्सपेंस, दूसरा है मिस्टर बी इज माई क्रेडिटर, मनी और मनी वर्थ इज पेएबल इन फ्यूचर, तो लायबिलिटी। मतलब कौन सी 2 चीजें? एक तो मैंने गुड्स परचेज किया, वो मेरा एक्सपेंस है, और सामने मिस्टर बी को पैसा देने का है, वो मेरा लायबिलिटी है। फिर किसका टर्न था? 7 लाख का लोन। इन्होंने अपनी फ्रेंड दिया को 7 लाख रुपए का लोन दिया, बिजनेस में से लोन दिया। तो उसमें कौन सी 2 चीज हो गई मेरे को बताओ? मैंने 7 लाख का लोन दिया, कौन सी 2 चीज हो गई? एक तो मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, तो ये एक चीज हो गया। बैंक अकाउंट में से मेरे 7 लाख का पैसा गया तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। दूसरा क्या हो गया? दिया मेरा एसेट बन गया, बिकॉज दिया इज माय डेटर। डेटर मतलब मनी और मनी वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। फिर पैसे वाली पार्टी आ गई बाद में, इन्होंने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद डाला। 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा। अब सोचो वापस कोई ना कोई 2 चीज तो हुआ ही रहेगा। हर एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 चीज रहेगा, कभी कभी 2 से ज्यादा भी रहेगा, वो आगे जाके अपन करेंगे।
लेकिन आज के लिए तो दो चीज रहेगा। कैन यू टेल मी विच आर द टू थिंग? मैंने प्रॉपर्टी परचेस किया, तो प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या है एवरीबॉडी? एसेट है। और दूसरा क्या हुआ? मेरा बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। उसके बाद आपका टर्न था, इन्होंने क्या किया? सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस ₹1 लाख टू द कस्टमर मिस्टर सी। अब यहाँ पे कौन सा दो चीज हुआ मेरे को बताओ? सेल ऑफ गुड्स इज व्हाट फॉर मी? Income, biggest source of income. And what Mr. C, my customer, becomes for me? Debtor. पहले debtor, and debtor is my asset because money or money's worth is receivable. And then came the lady entrepreneur. उसने बिजनेस किया, बहुत पैसा कमाया, और उन्होंने क्या किया? 1 करोड़ का गोल्ड खरीद डाला। अभी कौन सा दो चीज हुआ? सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया था गोल्ड में, मैंने गोल्ड खरीदा। गोल्ड मेरे लिए क्या है एवरीबॉडी? एसेट है। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो ध्यान से देखो, तुम मेरे को दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन दे दो, धीरे धीरे we will do hundreds of transaction, thousands नहीं, 100 बहुत टाइम 1000, लिमिट ही नहीं है। लेकिन एक चीज कॉमन है जो धीरे धीरे दिमाग में बिठाओ कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, उसको ड्यूअल एस्पेक्ट बोलते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। ऐसा कोई दुनिया का ट्रांजैक्शन नहीं है जिसका खाली एक ही एस्पेक्ट होता है। तो आगे बढ़ेंगे नंबर 5 के बाद। यस डियर, इट इज योर टर्न नाउ। बोलिए आप क्या ट्रांजैक्शन करना चाहोगे? फर्नीचर परचेस किया, कितने का? कितना माल है बोल तेरे पास? कितने का फर्नीचर खरीदना है? 30,000। ओके, सो शी इज वेरी कंजर्वेटिव, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करती। अच्छे से मस्त चाइना का फर्नीचर एकदम सस्ते में मिला रहेगा, स्वस्थानी मस्त। 30,000 का फर्नीचर खरीदा। सोचा फालतू में गोदरेज का फर्नीचर खरीदेगा तो यही फर्नीचर 2 लाख रुपए का आएगा। चाइना का माल खरीदने का चलेगा तो चांद तक, नहीं तो रात तक। ये चाइना के माल का सिद्धांत है। चल गया तो कभी कभी 5 साल तक चलता है, नहीं चला तो 5 महीने में खत्म। तो इन्होंने क्या किया? मस्त एकदम पैसा बचा के रखती है, खर्चा नहीं करती है। इसके पास भी पैसा बहुत है, तुम 30,000 पे नहीं जाना, बहुत मालदार पार्टी है, लेकिन खर्चा करने का नाम आएगा ना, कंजूस मारवाड़ी है, एकदम वाणिया बुद्धि है कि मैं काय को महंगे वाला खरीदूं। मस्त 30,000 का फर्नीचर सस्ते में खरीदा, 30,000 का फर्नीचर। अभी सोचो वापस, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू इट। पैसा गया, सबसे पहले तो किधर से पैसा दिया? रोकड़ा दिया कि बैंक बैलेंस? ये रोकड़े वाली है, ये जीएसटी भी नहीं भरेगी, मेरे को मालूम है। किधर मस्त भिवंडी जाएगी, चाइना का माल खरीदेगी, रोकड़ा दे देगी। क्योंकि अगर बैंक से पैसा दिया ना तो उसमें 18% जीएसटी लगता है अपने देश में, मालूम है कि नहीं? अरे वाणिया बुद्धि क्या बोलेगी? सामने वाले को बोलेगी रोकड़ा देती हूँ, चाहिए तो ले। बराबर है कि नहीं? बस 18%, 30,000 का 18%, 5,400 का सेविंग कर दिया। वैसे गलत है बट ठीक है, इंडिया में ऐसा चलता है। मस्त उधर भिवंडी साइड, मुलुंड में नहीं मिलता है। भिवंडी जाओगे ना, बॉम्बे नासिक रोड पे, ये बड़ी बड़ी फर्नीचर की दुकान है, उधर सब रोकड़े में ही चलता है। कोई जीएसटी बीएसटी बिल विल कुछ नहीं है। मस्त रोकड़े में चाइना का माल खरीदो, रोकड़ा दे दो। तो क्या हुआ मालूम है? इसका जो कैश बैलेंस है ना, ये कैश बैलेंस रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया उसका? 30,000। ये तो एक हो गया, लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट तो होना ही चाहिए। और भी कुछ हुआ क्या? क्या मिला? फुक्कट में थोड़ी पैसा दिया है, क्या मिला? फर्नीचर मिला। तो बोलो फर्नीचर मेरे पास आया, फर्नीचर कम्स इन। फर्नीचर मेरे पास आया तो बता सकते हो ये फर्नीचर मेरे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है, बिल्कुल। तो ये मेरे लिए एसेट है। तो देखो, ध्यान से देखो, धीरे धीरे मैं तुम्हारे दिमाग में एक फिक्स्ड चीज बिठा रहा हूं कि दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा उसका 2 इफेक्ट तो आना ही चाहिए। आप मेरे को कोई भी ट्रांजैक्शन दुनिया का दे दो एंड आई विल प्रूव इट टू यू कि इसका मिनिमम 2 इफेक्ट आएगा। और ये 2 इफेक्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये 2 इफेक्ट समझोगे नहीं ना, तुम वो ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। रिकॉर्ड करने के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि भाई क्या 2 चीज हो रही है ट्रांजैक्शन में। तो मेरे पास फर्नीचर आया,
जो मेरा एसेट है और मेरा जो कैश है वो रिड्यूस हो गया 30,000 से, ये हो गया नंबर 6। नंबर 7, यस माय डियर, क्या करना चाहता है बोल? खरीदा ना, अभी तो गुड्स खरीदा था, वही है रॉ मटेरियल मतलब गुड्स ही हुआ। तो जो मेरे को रिपीट नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा थिंकिंग चाहिए, नया नया चीज करो। चाहिए तो कुत्ता खरीद ले, घोड़ा खरीद ले, घोड़ा। अरे हंसते क्या हो यार? जो लोग का गोडाउन रहता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों का गोडाउन, तो गोडाउन के बाद सिक्योरिटी के लिए क्या रहता है? अरे मैं घर के टॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ बाप, मैं घर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियों के गोडाउन देखोगे ना, गोडाउन शब्द समझते हो कि नहीं? तो गोडाउन के बाद सिक्योरिटी के लिए कौन रहता है? अबे इंसान सो जाता है साले, चेयर पे बैठेगा, मुंडी नीचे ने सो जाएगा, तेरे गोडाउन में से रातों रात कोई माल निकाल लेगा। कुत्ता वो सोता नहीं है रात को, किसी को भी देखेगा तो वो तुरंत से उसको काटने के लिए जाएगा। सो डॉग खरीदना मतलब, मैंने जोक नहीं मारा, मैं घर के डॉग की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं वो कुत्ता जो तुम बिजनेस के लिए खरीदो। तुम बिजनेस के लिए घोड़ा भी खरीद सकते हो। क्या के लिए? रेस में दौड़ाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। मैं हिली एरिया में है मेरा बिजनेस, काय को सोच रहे हो मुलुंड के बारे में? सोचो ना, मेरा बिजनेस किसी हिली एरिया में रहेगा। अभी हिली एरिया में ट्रैवल करने के लिए आप कार से नहीं जा सकते हो, वो कार तुम्हारी हिल के ऊपर जाएगी, फिर नीचे नहीं आएगी वापस, ऊपर ही बंद हो जाएगी। तो क्या करोगे? तो वो एरिया में ट्रैवल करने के लिए घोड़ा चाहिए। रेगिस्तान में चले गए, इमेजिन करो ऊंट पे कैमल खरीदोगे, तो ये नहीं सोचो कि अब कुत्ता घोड़ा कैमल नहीं खरीदोगे बाबा, बिल्कुल परचेज करोगे बिजनेस के लिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कौन से एरिया में बिजनेस कर रहे हो। बोल तुम्हें गुड्स खरीदने नहीं देगा, गुड्स तो इसने खरीदा था। बोल क्या खरीदू? अरे रुको ना यार, साला उसकी मर्जी है ना, उसका बिजनेस है, तेरा बिजनेस नहीं है। हाँ बोल, परचेज ऑफ ट्रक खरीदा, बिल्कुल चलेगा मेरे को। ट्रक खरीदा, ट्रक में मैं क्या करेगा? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। बोल भाई तूने ट्रक कितने में खरीदा? 20 लाख रुपीस में ट्रक मिलता है क्या आजकल? पता नहीं मेरे को, मिलता रहेगा तो मुझे नहीं पता। अरे 20 लाख में तो यार छोटा मोटा गाड़ी भी 20 लाख रुपए का आता है। सेकेंड हैंड ट्रक खरीदा रहेगा, चल ना, उसकी मर्जी है। ये भी पैसा सोच समझ के खर्चा करता है। नया ट्रक खरीदा तो 50 लाख का ट्रक रहेगा, वो सोचेगा मैं नया काय को खरीदू, 50 लाख कौन डालेगा? मस्त 2-3 साल पुराना यूज किया हुआ सेकेंड हैंड ट्रक रहेगा, इसने खरीद लिया 20 लाख रुपया। चल भाई तब तू ही बता मेरे को, 20 लाख का ट्रक खरीदा तो क्या हुआ? बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो सबसे पहले तो क्या हो गया? मेरा जो बैंक बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया मेरा बैंक बैलेंस? 20 लाख से रिड्यूस हो गया। ये एक इफेक्ट हो गया। अब और एक इफेक्ट है, एनीबडी? ट्रक मिला, तो ट्रक मेरे लिए क्या है एवरीबडी? एसेट है। काय को ट्रक को एसेट बोलते हो तुम लोग? एक तो लॉन्ग टर्म यूज करोगे, फिर बेच दिया तो पैसा भी मिलेगा। सो डेफिनेटली ट्रक हैज गॉट द सेलेबल वैल्यू। सो देखो, ध्यान से देखो, हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट रहता है, क्योंकि आगे जाके आई विल टीच यू वन प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना, एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उसको किसी ने नाम दिया है डबल एंट्री सिस्टम। किसी ने ये डबल एंट्री सिस्टम है ना, आज से 800-900 साल पहले निकाला था, ऑन 10th of November। दैट्स वाई टुडे ऑल्सो, अगर आप गूगल करके कभी देखोगे, 10th November इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। जैसे रहता ना फादर्स डे, मदर्स डे, चॉकलेट डे, पेप्सी डे, आजकल पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, वैसे ही रहता है एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या रहता है। वुमेन्स डे, अब मेरे को समझ में नहीं आता कि वुमेन्स डे किस गधे ने बनाया है। जो 365 डेज मेरी वाइफ का ही चलता है मेरे घर में,
होल ईयर इट इज वुमेन्स डे। ये अलग से वुमेन्स डे क्या होता है यार? मेंस डे समझ में आता है कि चलो साल में एक दिन मेरी वाइफ मेरा सुनेगी, मेरे कहे पे रहेगी। मेंस डे मजा आता है। ये वुमेन्स डे क्या होता है यार? 365 डेज बचपन से देख रहा हूँ, मेरी मम्मी का ही चलता है। मेरा बाप बेचारा कुछ कर नहीं पाता था, आज देखता हूँ मेरी वाइफ का ही चलता है। मैं तो जहाँ देखता हूँ वुमेन्स डे होता है, एंड राइटली सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज द हेड ऑफ द फैमिली। अपन आदमी लोग तो क्या मजदूरी करते, पैसा कमाते, देते हैं, बाकी क्या है? बाकी पूरा घर कौन चलाता है? वाइफ चलाती है। सो हु इज मोर पावरफुल इन द हाउस? एटलीस्ट इन माय हाउस, माय वाइफ। वैसे कोई मेरी वाइफ को जानता रहेगा ना, सालो ये सब जाकर उसको बोल नहीं देना। तुमसे मैं अपना समझ के दिल की बातें करता हूँ, मेरे को मरवा मत देना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर लेने नहीं आ पाऊंगा। दो डालेगी वो मेरे को। नहीं, तुम लोग को सच नहीं लगता है ना? मतलब छोड़ो यार, तुमसे अपनी दुख की बात कही मैंने। जानते रहोगे ना, मैं मुलुंड में ही रहता है ना, तो कभी कोई मेरे फैमिली को जानता रहेगा ना, सालो ये सब बोलना नहीं है प्लीज, कि सर क्लास में हम लोग से ये सब बातें करते, मेरा झगड़ा हो जाएगा, बैंड बज जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। नंबर 8 किसका टर्न था? यस बेटा, क्या करना चाहते हो? ब्याज पे चढ़ाने का मस्त एकदम बढ़िया बुद्धि है। खर्चा नहीं करने का, जो पैसा कमाया ब्याज पे चढ़ाने का। ब्याज पे चढ़ाने का मतलब कहाँ? किसी इंसान को पैसा देना चाहता है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहता है? इंसान को। तो इसको अपन बोलेंगे लोन गिवन। लोन गिवन रुपीस। बोल कितना लोन देना है, कितना माल है तेरे पास? 50 लाख। अच्छा लाख, मेरे को पता नहीं था रे, मैं इतनी मजबूत पार्टी लोग का टीचर हूँ, मैं ऐसे ऐसे मजबूत पार्टी को पढ़ा रहा हूँ। इसे देख के तुम लोग कितने सोबर और सिंपल लगते हो। ये उम्र में 50 लाख है इसके पास, सॉलिड। बोल इंटरेस्ट का रेट क्या चार्ज करेगा तू? 7-8% चाहिए तेरे को, तो किसी थर्ड पार्टी को पैसा क्यों दे रहा है? बैंक में रख देना। 13% रखता है, चल मस्त एकदम। लोन दिया 13% पर एनम टू मिस्टर गरीब। तो इसने जिसको लोन दिया वो बहुत गरीब है, उसको पैसे की बहुत जरूरत है। ये है मिस्टर अमीर, और इसने जिसको लोन दिया वो है गरीब। गरीब लोगों को ये लूटता है, 13% इंटरेस्ट चार्ज करता है। चलेगा यार, उसको जरूरत है तो उसने लिया, तूने थोड़ी उसको फोर्स किया था। चलो एवरीबॉडी, अब सोचो, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तुरंत सोचने का, यार ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? पैसा कम हो गया तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो सबसे पहले तो मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, 50 लाख से रिड्यूस हो जाएगा। ये तो एक इफेक्ट हो गया, लेकिन हर ट्रांजैक्शन में दो तो होना ही चाहिए। इंटरेस्ट को जाने दे यार, इंटरेस्ट तो फ्यूचर में मिलेगा। आज क्या हुआ वो बता। इंटरेस्ट तेरे को आज नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट तेरे को हर महीने बाद में मिलेगा। कौन एसेट बन गया? मिस्टर गरीब। ऑब्वियसली लोन गिवन टू मिस्टर गरीब। एक्चुअली मिस्टर गरीब मेरे लिए क्या बन गया मालूम है? डेटार बन गया। एंड डेटार बन गया मतलब ये डेटार मेरे लिए क्या है एवरीबॉडी? एसेट है। सो लोन गिवन टू मिस्टर गरीब मतलब गरीब मेरा एसेट है, गरीब मेरा डेटार बन गया। इट इज कॉल्ड एसेट फॉर मी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं, किसका टर्न है? चल भाई तेरा बोल, क्या करने का है? तेरा खुद का बिजनेस है, खुद का पैसा है, जो करना है कर। कंप्यूटर खरीदेगा, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी वाला बंदा है। तो इसने क्या किया? कंप्यूटर। बोल भाई, सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदा है कि मस्त नया वाला खरीदा है? कितने में? एप्पल का खरीदा, सैमसंग का खरीदा कि माइक्रोमैक्स का खरीदा? 10 लाख का पे कंप्यूटर रूम खरीद रहा है कि कंप्यूटर खरीद रहा है? 10 लाख का कौन सा कंप्यूटर है यार? अच्छा, सबके लिए ये दिलदार पार्टी है, पूरे बैच के लिए, इसलिए सबके लिए एक एक कंप्यूटर खरीदा। बच्चों 11 बजे के बाद अपना अपना कंप्यूटर लेते हुए घर जाना, बोलना हमारे क्लास में एक स्टूडेंट का बर्थडे था, उसने बर्थडे में सबको कंप्यूटर दे दिया। मस्त यार, तू एकदम जेन्युइनली दिलदार है यार। परचेस ऑफ कंप्यूटर फॉर ₹10 लाख, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो अभी बोलो क्या हुआ? बैंक बैलेंस कम हो गया। तो सबसे पहले तो मेरा बैंक बैलेंस रहेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। देख, हमेशा बैंक बैलेंस रिड्यूस होएगा वैसा नहीं है, या तो
कैश बैलेंस रिड्यूस होएगा या तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होएगा, डिपेंडिंग अपॉन तुमने पैसा कैश बॉक्स में से दिया है कि पैसा तुमने बैंक में से दिया है। और भी कुछ होएगा। कंप्यूटर हमारे लिए क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। अब ये कंप्यूटर, देख दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। अगर कंप्यूटर ये बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज करने वाला रहेगा, हो सकता है बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज करने वाला रहेगा, तो ये कंप्यूटर उसके लिए क्या हो जाएगा मालूम है? फिक्स्ड एसेट। बट ये वाला जो है ना अपना दोस्त, इसने बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं खरीदा कंप्यूटर। क्या के लिए खरीदा? अपन सब लोग में बांटने के लिए। काय को? इसका बर्थडे है आज, तो बताओ तो ये कंप्यूटर खरीद के अगर इसने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो अगर ये कंप्यूटर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? आपने सब लोगों को गिफ्ट दे दिया। क्यों गिफ्ट दिया? आज मेरा बर्थडे है, 25 कंप्यूटर खरीदा, सबको गिफ्ट दे दिया, तो ये मेरा एसेट नहीं है, तो ये मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। ऐसा थोड़ी बर्थडे खत्म हो जाएगा फिर दूसरे दिन बोलेगा चलो चलो अभी वापस दे दो, एक एक दिन यूज किया ना तुम लोग ने, बस हो गया, अब वापस दे दो मेरा कंप्यूटर। ऐसा थोड़ी है। गिफ्ट दिया तो दिया, वो गया, और अगर गया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? एक्सपेंस हो जाएगा। वैसे बेटा ये गिफ्ट विफ्ट नहीं देना, 10 लाख थोड़ा ज्यादा होता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, इमोशनल नहीं होने का, 20-20 रुपए का डेयरी मिल्क देने का, बस हो गया। बाकी कंप्यूटर खरीदेगा ना तो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज करना, और अगर लॉन्ग टर्म यूज करेगा तो ये तुम्हारे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है। चलो नंबर 9, नंबर 10, हु इज द नेक्स्ट वन? सैलरी भरा। ऑब्वियसली मेरे सैलरी भरा, मेरे ऑफिस में जो स्टाफ काम करता है, कितने लोग तेरी ऑफिस में काम करते हैं भैया, और उसको तूने कितना सैलरी भरा? तेरे ऑफिस कितना बड़ा है? 20 लोग। यार क्या मजबूत लोग है यार मेरे क्लासरूम में, सब बड़े बड़े फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स और फ्यूचर बिजनेसमैन को पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला है। वाह, 20 लोग, इस उम्र में 20 लोग काम करते हैं। ये जब भी बड़ा हो जाएगा तो 2000 लोग इसकी फैक्ट्री में ऑफिस में काम करेंगे। बोल 20 लोग को मिला के तूने सैलरी कितना दिया? महीने का सैलरी, सैलरी तो हर महीने देना पड़ता है। 20 लोगों को 60,000। क्या हो गया यार? तू साले माताड़ी वर्कर रखा है तूने जो पत्थर उठाते हैं। एक दिन का नहीं है बेटा, एक दिन का पैसा नहीं है, पर पर्सन 60 लाख। अरे यार इसके इधर नौकरी करने जैसा है। पर पर्सन 60,000, तो 60,000 पर पर्सन, 20 लोगों का मिला के 12 लाख रुपया पे कर दिया। यार क्या दिलदार है यार, आज के जमाने में 60,000 सैलरी देता है। ठीक है, हम लोग तो ये जो ऑफिस बॉय स्टाफ वगैरह रहते हैं ना, 15-20 हजार का सैलरी देते हैं। मतलब ये लोगों को पता चल गया ना ये 60,000 दे रहा है, ये रातों रात मेरा क्लास छोड़ के जाएंगे। तो बोलना नहीं है भाई प्लीज, वरना इधर नौकरी छोड़ के तेरे उधर आ जाएंगे। मेरे को तो इधर कोई चाय देने वाला भी नहीं बचेगा, कंप्यूटर भी कोई चालू नहीं करके देगा। तो प्लीज सीक्रेट रखना और मेरे लोगों को हाथ नहीं लगाना प्लीज। चलो तो क्या हुआ समझो, मैंने हर एक जन को एक एक कैश दे दिया। तो कैश दे दिया तो क्या हो गया? आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा कि कैश का बैलेंस कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैश गोज आउट बोलते हैं, मतलब आपका कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। ये हो गया नंबर 1। अभी यार दूसरा क्या हुआ? ये ट्रांजेक्शन सर्विस मिल गया, तो सैलरी मेरे लिए क्या है एवरीबॉडी? एक्सपेंस है ऑब्वियसली। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिला। क्या ये जो मैंने 12 लाख दिया, ये क्या 12 लाख फ्यूचर में वापस मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये मेरे लिए हो गया एक्सपेंस। तो सैलरी इज माई एक्सपेंस एंड कैश गोस आउट ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? हु इज द नेक्स्ट वन? बोल भाई। किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा, ये मेरे जैसा सटोड़िया है। ये मेरे को भी शेयर बाजार बहुत पसंद है, इसको भी शेयर बाजार। शेयर में रिस्क होता है मालूम है ना? रिस्क रहता है लेकिन पैसा बहुत होता है। मुलुंड में घर रहेगा ना तुम्हारा, इमेजिन करो मुलुंड में तुम्हारा घर रहेगा और तुमने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया,
तो इतना प्रॉफिट होएगा ना, कल जाके तुम साउथ मुंबई में घर खरीद सकते हो। साउथ मुंबई समझते हो ना? साउथ मुंबई में घर खरीदोगे, सोचो, ये बाजू अंबानी, ये बाजू अमिताभ, कोने में शाहरुख खान, इधर सल्लू भाई का बंगला रहेगा, बहुत पैसा कमाओगे। लेकिन शेयर बाजार में अगर लॉस हो गया तो यहाँ से सीधा बदलापुर पहुंच जाओगे, साउथ मुंबई तो दूर की बात है, उल्टा भी चले जाओगे। शेयर में रिस्क है, लेकिन इसको रिस्क लेने से डर नहीं लगता। ये मेरे जैसा एकदम बिंदास आदमी है, चल तो अपन क्या करेगा, परचेस ऑफ शेयर्स। चल भाई, कितने का शेयर्स खरीदना चाहता है बोल? 10 लाख रुपए का शेयर्स खरीदा। तो 10 लाख रुपए का भाई साहब ने शेयर खरीदा। अब मुझे बता, इसमें क्या दो चीजें होने वाली है? बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तो आपका जो बैंक बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा क्या बोलो? शेयर्स जो आपने खरीदा वो आपके लिए क्या है? एसेट है। क्यों है? तूने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट है, यस, बट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इवेंचुअली तो एसेट ही हो गया ना। तो तूने इन्वेस्टमेंट किधर किया? इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। और ये जो शेयर का इन्वेस्टमेंट करते हो ना, ये आपके लिए एसेट है। तो एक साइड पे आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, और दूसरी साइड पे तूने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो ये तेरा एसेट हो गया। भगवान करे तेरा घर साउथ मुंबई में हो और कहीं बदलापुर में नहीं हो जाए। शेयर्स खरीदने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। किसी के बोलने में शेयर्स खरीदते हो ना, तो अपना घर किधर हो जाता है? बदलापुर में। लेकिन पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह अच्छे से कंपनी को स्टडी करके शेयर्स खरीदोगे ना, तो कभी नुकसान नहीं होएगा, फायदा ही होएगा। और अपन तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। इस बैच में कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कितने सारे CFA, MBA, लॉयर। पता नहीं तुम लोग आगे जाके इतने टैलेंटेड रहोगे तो तुम लोग कंपनी को स्टडी कर सकते हो, और स्टडी करके तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कंपनी का शेयर्स खरीदने का और क्या भाव में खरीदने का। सो डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये आपका एसेट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी हु इज द नेक्स्ट वन? यस बेटा। Hire the employee is not a transaction. I will write this. Hire employee and decided salary rupees 20,000 per month. ये जो है ना, this is called as a non-transaction. Anybody can tell me why this is non-transaction? कुछ आया क्या? कुछ आया? ना रे, एम्प्लॉय आया मतलब साले तूने उसको खरीद थोड़ी लिया है। एम्प्लॉय नहीं होगा, फर्नीचर हो गया, ऐसे बोल रहे तू। एम्प्लॉय आया मतलब क्या बैग लेके तेरे घर पे रहने को आ गया क्या? हेलो, एम्प्लॉय आया इलीगल है अपने देश में। यू कैन परचेज डॉग। तुम घोड़ा खरीद सकते हो, कुत्ता खरीद सकते हो, कैमल खरीद सकते हो, सालो इंसान नहीं खरीद सकते। इट इज इलीगल इन दिस कंट्री। तो क्या आया बताओ? क्या उसने तुम्हें सर्विस दिया? आज का सर्विस देगा? अभी अभी एम्प्लॉय को हायर किया, झाड़ू लेके झाड़ू मारना चालू कर देगा क्या? तो फिर तो क्या आया? कुछ नहीं। क्या गया? जब कुछ आया ही नहीं, अरे पैसा नहीं गया बेटा, आज तो तूने खाली डिसाइड किया है। Congratulations, you are appointed and your salary is 20,000 rupees per month. तुमने उसको खाली अपॉइंटमेंट का लेटर दिया है। हेलो, बस खाली अपॉइंटमेंट का लेटर दिया, और क्या दिया? कुछ नहीं दिया। फ्यूचर में सर्विसेज आएगा, फ्यूचर में मैं सैलरी देगा। आज क्या हुआ वो बताओ? कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं हुआ रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन अकाउंटिंग लैंग्वेज में? नॉन ट्रांजैक्शन। आई होप एवरीबडी फॉलोड। यस मैम, व्हाट इज योर नेक्स्ट वन? बोनस दिया किसको? एम्प्लॉय को बोनस क्यों दिया? तेरा बर्थडे है क्या? तो अरे बोनस कब देते हैं? दिवाली के टाइम पे। तो दिवाली का बोनस दिया। दिवाली का बोनस गिवन टू एम्प्लॉइज। कितना बोनस देना है बेटा तेरे को उनको दिवाली का?
20,000, सो 20,000 रुपए का। एक ही स्टाफ है उसके पास, तो उसने क्या किया, 20,000 का दिवाली का बोनस दिया। चलो वापस सोचो क्या हुआ, कैश बैलेंस गया। तो कैश बैलेंस जो है ना, कैश गोज आउट बोलते हैं इसको, मेरा कैश बैलेंस रिड्यूस हो गया। ये हो गया नंबर 1। और मैंने जो दिवाली का बोनस टू स्टाफ, जो दिवाली का बोनस दिया, वो दिवाली का बोनस मेरे लिए क्या है, एसेट है ना यार। अरे एसेट है, दिवाली खत्म हो जाएगा फिर उसको बुला के बोलेगा चल अभी वापस दे, हो गया ना, दिवाली खत्म, ऐसा क्या। तो ऑब्वियसली एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है, क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट वन एवरीबॉडी बोलो, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, हुज टर्न नाउ। यस बेटा, फ्लाइट के 2 टिकट लिए, ये शौकीन आदमी है, घूमता रहता है। सो परचेस्ड मतलब साले फैमिली के लिए पर्सनल ट्रैवल है कि बिजनेस का ट्रैवल है, ये मजबूत पार्टी है। बिजनेस भी मल्टीपल सिटी में करता है, मतलब इसका बिजनेस है ना खाली बॉम्बे में नहीं है, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, जगह जगह पे, मतलब ये भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये बिजनेस के लिए ट्रैवल करता है। सो परचेस्ड 2 फ्लाइट टिकट्स। वैसे 2 टिकट का को खरीदा साले, सेक्रेटरी को लेके जा रहा है क्या साथ में, बीवी तो आएगी नहीं पक्का है, तो साले सेक्रेटरी को लेके जाता है बाहर। कभी नहीं तेरी बीवी को पता चला ना मार डालेगी तेरे को। तो दूसरा कौन है बता, हाँ तो बोलना सर मेरे ऑफिस में जो मैनेजर है, आप मेरे चरित्र पे दाग नहीं लगाओ, मेरे ऑफिस में जो मैनेजर है उसको लेके जा रहा हूँ सर, ऐसे क्या कर रहे हो, मैं अच्छा बच्चा है, ऐसे बोलने का। सो 2 फ्लाइट टिकट्स देखा ना तो मेरे को थोड़ा डाउट गया। सो परचेज 2 फ्लाइट टिकट फॉर, भाई कौन सी सिटी में है तेरा बिजनेस, किधर जाना चाहता है, दिल्ली, इसको दिल्ली बहुत पसंद है। सो दिल्ली में एक्चुअली है ना वो पॉल्यूशन बहुत है यार, जगह चेंज करना, अरे बहुत पॉल्यूशन है यार उधर सच्ची। तमिलनाडु, हाँ ये बहुत अच्छा जगह है, तिरुपति भी जा सकते हैं अपन। सो परचेज 2 फ्लाइट टिकट्स फॉर तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब में भी चेन्नई गया रहेगा, कोयम्बतूर गया रहेगा। तो इसका मैंने क्या किया, 18,000 में फ्लाइट टिकट खरीदा, 9,000 रुपये का एक फ्लाइट टिकट हो गया, 18,000 टोटल फ्लाइट टिकट खरीदा। और ये ट्रैवल कर रहा है, घूमने फिरने के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहा है, क्या मैनेजर के साथ जा रहा है। तुम शक नहीं करो उसके कैरेक्टर के ऊपर, अच्छा बच्चा है, इज्जत से ऑफिस में जो मैनेजर है उसको लेकर ट्रैवल कर रहा है। बोलो एवरीबॉडी, ये ट्रांजैक्शन में 2 चीजें होगी, बोलो व्हाट 2 थिंग्स। कैश बैलेंस रहेगा या तो बैंक बैलेंस रहेगा, कभी कैश कभी बैंक, वो ठीक है, आपका बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, ये एक हो गया। और दूसरा है ना, एक एक्सपेंस आएगा जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ये तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस है क्या एसेट है, कि फ्लाइट में बैठोगे चेन्नई उतर के उसको बोले कभी पैसा वापस दे, बहुत मजा आया, ये तुमको थोड़ा राउंड मरवा रहा था तो पैसा तो गया ना तुम्हारा। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया एवरीबॉडी, ये तुम्हारे लिए एक्सपेंस हो गया। चलो हु इज द नेक्स्ट वन, यस सर। कॉमोडिटी, ये क्रिप्टो वाला, ये मजबूत रिस्क लेता है। तेरे को क्रिप्टो में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, कॉमोडिटी मतलब गोल्ड, सिल्वर, सॉरी क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में फ्लक्चुएशन बहुत होता है। तो इसने क्या किया, परचेस किया, क्या परचेस किया, इसने क्रिप्टो परचेस किया, कॉमोडिटीज परचेस किया। भाई कितने का खरीदना चाहता है, तेरा कैपेसिटी क्या है भाई। अरे तूने जो भी कॉमोडिटी वगैरह खरीदा ना भाई, मेरे को नहीं मालूम तेरा बैंक बैलेंस कितना है, कितने का माल खरीदा, 20 लाख रुपीस। अरे बिंदास खरीदना, अपने बाप का पैसा थोड़ी जा रहा है, बोलने में क्या जा रहा है, 10 करोड़ का खरीद। चल ठीक है, तूने 20 लाख का परचेज किया, 20 लाख का क्रिप्टो कमोडिटी परचेज किया। बोले एवरीबॉडी कौन सा 2 चीज हो रहा है, एक तो बैंक बैलेंस तुम्हारा कम हो जाएगा, कैश बैलेंस या तो बैंक बैलेंस जो भी रहेगा ये रिड्यूस हो जाएगा। ये हो गया नंबर 1। बोलो व्हाट इज नंबर 2, एसेट हो जाएगा। तुमने क्या किया है, 20 लाख रुपया एवरीबॉडी इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो एंड कमोडिटी, ये डेफिनेटली तुम्हारा एसेट हो जाएगा। व्हाट इज द थिंग दैट यू आर ऑब्जर्विंग, समझ में आ रहा है। इतने सारे ट्रांजैक्शन में एक चीज कॉमन है,
हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब दो पहलू रहते हैं. देयर आर ऑलवेज टू इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. यस प्लीज. क्या किया? फिक्स डिपॉजिट. ये है ना मेरे बड़े भाई के जैसा है. मेरे पास अभी भी पैसा रहता है ना, मैं रिस्क लेता हूँ, शेयर्स वगैरह में क्रिप्टो में डालता हूँ. मेरा बड़ा भाई एकदम सिंसियर गुड बॉय है, उसको रिस्क लेने में इंटरेस्ट ही नहीं है. वो जो भी पैसा कमाता है ना वो किधर डालता है पैसा? फिक्स डिपॉजिट में, ताकि वो पैसे का रिस्क हो ही नहीं. ये बोलता है मैं मुलुंड में ठीक हूँ सर, ना मुझे साउथ मुंबई जाना है ना मुझे बदलापुर जाना है, अपन सर मुलुंड में ठीक है. ये गुड बॉय है. तो ये क्या करता है? ही हैज इन्वेस्टेड. भाई कितना पैसा डालना है? एकदम सीधा लड़का है. सो इन्वेस्टेड ₹50,000 इन फिक्स्ड डिपॉजिट. भाई कौन सी बैंक तेरे को पसंद है? कौन सी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पैसा? बहुत सारे बैंक है ना, तेरा फेवरेट कौन सा है? ICICI. मेरा भी वही है. सो इन्वेस्टेड ₹50,000 इन फिक्स डिपॉजिट इन ICICI बैंक. चलो, सो प्लीज मुझे अभी बताओ एवरीबॉडी कि मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला, मैंने फिक्स डिपॉजिट में 50,000 रुपया डाल दिया. कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ दिस वन? बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया. ये तो ऑब्वियस है कि मेरा जो बैंक बैलेंस है ये बैंक बैलेंस डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा. ये हो गया नंबर 1. बोलो एनीबॉडी नंबर 2? इंटरेस्ट फ्यूचर में आएगा. आज क्या हुआ वो बताओ? इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या है? वो एसेट है. मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला तो क्या वो पैसा डूब गया? मैंने थोड़ी प्रताप कोऑपरेटिव बैंक में पैसा डाला है. मैंने पैसा किधर डाला है? ICICI बैंक में. नहीं डूबेगा मेरा पैसा. तो वो जो पैसा रहेगा ना वो रिसीवेबल इन फ्यूचर है. तो फिक्स्ड डिपॉजिट with ICICI bank, this money is definitely receivable from ICICI bank in future. तो ये मेरे लिए क्या है? डेफिनेटली ये मेरे लिए एसेट है. क्लियर है? अब क्या करते हैं, इतना थोड़ा लिखवा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि धीरे धीरे तुम दिमाग में बिठाते जाओ कि हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू रहता है, दो एस्पेक्ट रहता है, जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्यूअल एस्पेक्ट बोलते हैं. सो टेक आउट योर नोटबुक एवरीबॉडी. चलो मस्त नोटबुक निकालो एंड राइट डाउन. रेडी हो तो स्टार्ट करूं? राइट डाउन. एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, please write down, every business transaction has a dual aspect, has a dual aspect. Next line, for example. For example में लिखो नंबर 1. Number 1, salary paid to staff. Salary paid to staff. उसको अंडरलाइन करो, उसको प्लीज अंडरलाइन करो. हाँ, अभी आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है. सैलरी पेड टू स्टाफ. तो आपको खाली इतना ही सोचना है कि भाई ये वाले ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है? एनीबॉडी? व्हाट इज द वन एस्पेक्ट, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द? कैश बैलेंस रिड्यूसेस. तो कैसे लिखोगे मैं बोलूं? नेक्स्ट लाइन में लिखने का ए बी करके अपन लिखेंगे. सो ए, कैश बैलेंस रिड्यूसेस. Cash balance reduces because cash goes out of business. Cash goes out of business.
ये हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया। बी, बोलो इसी ट्रांजैक्शन का और एक एस्पेक्ट है, सर्विसेज मिला बरोबर है, बट वो सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? पैसा वापस नहीं मिलेगा। सो राइट डाउन, सैलरी इज expense for business. Salary is expense for business. अब ये ना दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है कैश गोज आउट, कहीं पे दिख रहा है देखो गोज आउट, उसको अंडरलाइन करो। क्यों? मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, बट दिस गोज आउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एक्सपेंस। सैलरी इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो एक्सपेंस को अंडरलाइन करो, एक लाइन छोड़ के लिखो नंबर 2। गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट rupees 50,000 from Mr. B. Goods purchased on credit rupees 50,000 from Mr. B. Please underline that. चलो अब प्लीज आराम से सोच के बताओ कि यह ट्रांजैक्शन का भी दो एस्पेक्ट रहेगा। प्लीज सोच समझ के बताओ। Goods purchased on what basis, my dear? Can you read? तो क्रेडिट में तेरा कैश बैलेंस कैसे रिड्यूस हुआ, मेरे को समझा नहीं। आज क्या हुआ? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में, मैं बोला आज क्या गुड्स खरीदा, परचेस बोलू परचेस, तो परचेस मेरे लिए क्या है? एग्जैक्टली, सो राइट डाउन परचेस ऑफ गुड्स, ए करके लिखो, परचेस ऑफ गुड्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंस फॉर बिजनेस। परचेस ऑफ गुड्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंस फॉर बिजनेस। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। ये पूरे डायलॉग में अंडरलाइन क्या करोगे पता है? एक्सपेंस, इसको मस्त अंडरलाइन करो। अभी आएगा बी। अब प्लीज सोचो, क्या आपका कैश या बैंक बैलेंस में कुछ चेंज हो रहा है क्या? क्यों? क्रेडिट पे लिया है, तो कैश और बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा आज। तो फिर और भी कुछ है यार इसमें, वो तो लिखा परचेस ऑफ गुड्स। परचेस ऑफ गुड्स मतलब गुड्स मिला, लायबिलिटी, किसको पैसा देना है? मिस्टर बी को। मिस्टर बी बिकम्स व्हाट फॉर मी? क्रेडिटर। सो राइट डाउन बी, मिस्टर बी becomes our creditor, becomes our creditor, full stop. It is our liability, it is our liability because money or money's worth is payable in future. Money or money's worth is payable in future. देख अभी इसमें इंपॉर्टेंट 3 वर्ड है। एक है क्रेडिटर, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है पेबल इन फ्यूचर। तीनों का मतलब एक ही है, पेबल इन फ्यूचर। नेक्स्ट वन एवरीबडी, लोन गिवन टू दिया ₹7 lakh, लोन गिवन टू दिया ₹7 lakh from our bank account, from our bank account.
मेरे पास बैंक में एक अकाउंट था, तो मैंने क्या किया, कोई दिया है, उसको 7 लाख रुपए का लोन दिया। बोलो अभी इसका 2 एस्पेक्ट बताओ। बैंक बैलेंस रिड्यूसेस, राइट डाउन ए। बैंक बैलेंस रिड्यूसेस, रिड्यूसेस को अंडरलाइन करो। मेरे बैंक में से पैसा गया, और अगर मेरे बैंक में से पैसा गया तो बैंक बैलेंस रिड्यूसेस, ये हो गया ए। उसके बाद आएगा बी, सोच समझ के बताओ। दिया इज एसेट, लेकिन उससे पहले और एक वर्ड है डेटार, सो राइट डाउन। दिया बिकम्स अवर, दिया बिकम्स अवर डेटार, as such money is receivable in future, as such money is receivable in future। फुल स्टॉप करो, नेक्स्ट लाइन में लिखो लोन गिवन टू दिया, प्लीज राइट डाउन, लोन गिवन टू दिया is our, एनीबडी, एसेट। बोलो कौन से दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक डेटार और एक एसेट। नेक्स्ट वन, नंबर 4, प्रॉपर्टी परचेस्ड फॉर ₹2 crore, प्रॉपर्टी परचेस्ड फॉर ₹2 crore and paid by RTGS। What is RTGS? फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब पैसा किधर से गया वो बोलो ना, बैंक में से गया। बोलो अभी इसमें क्या है, बोलो ए। इस बैंक बैलेंस रिड्यूसेस, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। सो बैंक बैलेंस रिड्यूसेस, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। और बी, रिड्यूसेस को अंडरलाइन करो। बोलो एनीबडी, प्रॉपर्टी इज अवर एसेट। एग्जैक्टली, ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरा एसेट है, क्योंकि कल अगर फ्यूचर में मैं इसको बेचेगा तो मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। सो प्रॉपर्टी इज अवर एसेट। नेक्स्ट वन एवरीबडी, नंबर क्या है बताइए, 5, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट for ₹1 lakh to Mr. C। कोई तो भी अपना कस्टमर है मिस्टर सी, उसको मैंने क्रेडिट में गुड्स बेचा फॉर ₹1 lakh। सो अगेन आपको सोचना है कि ये वाले ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट क्या रहेगा। सेल ऑफ गुड्स इज व्हाट, मैंने आपको बताया, बिगेस्ट व्हाट, इनकम। परचेस ऑफ गुड्स इज बिगेस्ट एक्सपेंस, सेल ऑफ गुड्स इज बिगेस्ट इनकम। सो राइट डाउन, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स इज अवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। Sale of goods is our biggest source of income, या इनकम को अंडरलाइन करो। ये हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया। सेकंड आएगा बी, एनीबडी, एग्जैक्टली, मिस्टर सी बिकम्स अवर डेटार since money or money's worth is receivable in future।
कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है? डेटर, रिसीवेबल. नेक्स्ट लाइन, इट इज आवर एसेट. इट इज आवर एसेट. एसेट को भी अंडरलाइन करो. नेक्स्ट वन एवरीबडी, गोल्ड परचेज फॉर ₹1 crore. गोल्ड परचेस्ड फॉर ₹1 crore. गोल्ड काय के लिए परचेज करते हो? क्या आप गोल्ड को बिजनेस में यूज करते हो? ऑफिस में जो भी स्टाफ आएगा सबको बोलने का एक एक पहनो. आर यू गोइंग टू यूज दैट? तो क्यों खरीदा फिर? इन्वेस्टमेंट के लिए. तो बताओ दो इफेक्ट क्या है? एनीबडी? पैसा गया. 1 करोड़ है तो किधर से गया रहेगा? So write down bank balance reduces. बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. रिड्यूस इसको अंडरलाइन करो. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. बी, एनीबडी? गोल्ड मतलब क्या लिखने का मालूम? इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बिकम्स अवर एसेट. इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड becomes our asset. Next one everybody, furniture purchase for ₹30,000. Furniture purchased for ₹30,000. हमने 30,000 रुपए का फर्नीचर परचेस किया. and paid by cash. पूरा लिखो, and paid by cash. ये कैसे? चाइना का माल है ना, भिवंडी से खरीदा है तो बैंक से पैसा नहीं देंगे, अपन रोकड़ा कैश दे देंगे. पेड बाय कैश. मस्त. ये ट्रांजैक्शन को अंडरलाइन करो. बोलो एवरीबडी. कैश बैलेंस रिड्यूसेस बिकॉज कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस. Cash balance reduces because cash goes out of business. मेरे बिजनेस में से कैश गया. ये पूरे डायलॉग में द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट एवरीबडी? गोज आउट. आपने लिखा है ना, गोस आउट को अंडरलाइन करो, क्योंकि ये गोस आउट बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जाके मैं बताऊंगा ये क्या इंपॉर्टेंट है, बट दिस गोस आउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ये हो गया फर्स्ट वन. सेकेंड, फर्नीचर कम्स इन द बिजनेस एंड इट इज अवर एसेट. प्लीज राइट डाउन. फर्नीचर कम्स इन अवर बिजनेस. हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया एंड इट बिकम्स अवर एसेट. क्या इंपॉर्टेंट दो वर्ड है इसमें? एनीबडी? कम्स इन और एसेट. कम्स इन एंड एसेट, टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. नेक्स्ट वन, परचेस्ड ट्रक्स फॉर ₹20 lakhs. Purchased trucks for ₹20 lakh and paid by NEFT. इसका फुल फॉर्म बोलो. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. बोले तो पैसा गया किधर से? बैंक में से ही गया. 20 लाख का ट्रक खरीदा और मेरे बैंक में से पैसा गया. बोलो एवरीबडी, इसका दो इफेक्ट में से फर्स्ट क्या है? बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. सर राइट डाउन प्लीज. बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. इसमें रिड्यूस इसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट आएगा बी. एनीबडी? ट्रक आया कि ट्रक गया? आया, तो वो हमारे लिए क्या है? सो राइट डाउन. ट्रक comes in the business. Truck comes in the business. Full stop.
It is our asset. It is our asset. दो वर्ड इंपॉर्टेंट है. Comes in asset. Next one. Loan given to Mr. Garib. Loan given to Mr. Garib, rupees 50 lakh at interest rate of 13% per annum. At interest rate of 13% per annum. अंडरलाइन करो. बोलो एवरीबॉडी. बैंक बड़ा अमाउंट है ना, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो अपन ऐसे मान के चलते हैं कि बैंक में से पैसा गया रहेगा. सो राइट डाउन बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. रिड्यूसेस को अंडरलाइन करो. और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा बता सकते हो? Mr. Garib becomes our debtor. Mr. Garib becomes our debtor. Full stop. Next line में लिखो. Loan given to Mr. Garib. Loan given to Mr. Garib is our anybody asset. दो वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, डेटर और एसेट. अभी आएगा बर्थडे का गिफ्ट. परचेज कंप्यूटर्स फॉर रुपीज 10 lakhs. परचेस्ड कंप्यूटर्स फॉर रुपीज 10 lakh फॉर ऑफिस यूज. ये कंप्यूटर मैंने काय के लिए खरीदा? ऑफिस यूज के लिए. एंड पेड बाय IMPS. पेड बाय IMPS. व्हाट इज IMPS? इमीडिएट पेमेंट सर्विस. बोलो एवरीबॉडी, क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में? बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. ऑब्वियसली कंप्यूटर खरीदा, बैंक से पैसा दिया, सो बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. रिड्यूसेस को अंडरलाइन करो. नेक्स्ट क्या आएगा बताइए? कंप्यूटर्स कम्स इन एंड इट इज अवर एसेट. कंप्यूटर comes in and it is our asset. Which are the two important terms? Comes in and asset. Next one likho. Purchased computer. Once again, purchased computer for rupees 50,000. Please write down. Purchased computer for rupees 50,000 for giving gift to. For giving gift to one of our customer on Diwali. For giving gift to one of our customer on Diwali and paid by Google Pay. बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. ये तो ऑब्वियस है. कंप्यूटर नेवर बिकम्स योर एक्सपेंस. गिफ्ट बिकम्स योर एक्सपेंस. अब वो कंप्यूटर मेरा तो है ही नहीं. डू यू एग्री?
कंप्यूटर खरीदा, दिवाली का गिफ्ट दे दिया. सो राइट डाउन दिवाली गिफ्ट इज अवर एक्सपेंस. दिवाली गिफ्ट इज अवर एक्सपेंस. एक्सपेंस को अंडरलाइन करो और वो जो बैंक बैलेंस रिड्यूसेस में रिड्यूसेस को अंडरलाइन करो. सैलरी पेड, salary paid at rupees 60,000 per month, at rupees 60,000 per month per employee to 20 employees. To 20 employees, comma, such amount paid in cash. Such amount paid in cash. Anybody? Cash balance reduces by rupees. कोई बता सकता है हमारा कैश बैलेंस रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ? 12 लाख एग्जैक्टली. Cash balance reduces by rupees 10 lakh, 12 lakh, I'm sorry, 12 lakh, because cash goes out of business. Because cash goes out of business. क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें? गोज आउट, रिड्यूसेस एंड गोज आउट. ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया. और एक इफेक्ट है यार कुछ भी. व्हाट इज अवर एक्सपेंस? सैलरी. सो राइट डाउन सैलरी इज अवर एक्सपेंस. सैलरी इज अवर एक्सपेंस. Next one, everybody. Purchase of shares. Purchase of shares for rupees 10 lakh. And paid by online banking. Paid by online banking. आपने 10 लाख रुपए का शेयर्स खरीदा और ऑनलाइन बैंकिंग में पे कर दिया. बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. दैट इज प्रीटी सिंपल एंड ऑब्वियस. बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. रिड्यूसेस को अंडरलाइन करो. ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज बी. एनीबडी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज अवर एसेट. So write down investment in shares is our asset. Asset को underline करो. The next one, what is the number? 14. Hired one employee. Hired one employee and decided salary rupees 20,000 per month. 20,000 per month. बोलो everybody. No transaction. कुछ आया क्या? क्या आया बताओ मुझे. तुम्हें कुछ मिला? स्टॉप राइटिंग. क्या मिला तुम्हें? मिला वादा. मिला क्या? वादा. क्या वादा दिया एम्प्लॉय ने? कि मैं अच्छे से काम करेगा. उसने मुझे वादा दिया तो मैंने भी उसको वादा दे दिया. वादा वादा. मैंने क्या वादा दिया? अच्छा काम करेगा तो महीने का
20,000 देगा। तूने गीता पे हाथ रखा, मैंने सीता पे हाथ रखा, हम दोनों ने एक दूसरे को वादा दिया। पर एक्चुअली कुछ आया क्या? नहीं। एक्चुअली कुछ गया क्या? नहीं। सो लिखो नेक्स्ट लाइन, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ये कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी है, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन, Diwali bonus given to employees. Diwali bonus given to employees, rupees 20,000 in cash. Diwali bonus given to employees, rupees 20,000 in cash. Underline that. Anybody? Cash goes out of business. Cash goes out of business, comma, cash balance reduces. Cash balance reduces. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. Which are the two important words? Goes out, reduces. Second, everybody, B. What is expense? Bonus to staff. Bonus to staff is expense for the business. Bonus to staff is expense for the business. Everybody agrees? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपेंस. चलो अभी तमिलनाडु जाते हैं. कौन गया था तमिलनाडु? यस, राइट डाउन. परचेज 2 फ्लाइट टिकट्स. Purchased 2 flight tickets for Chennai. Purchased 2 flight tickets for Chennai for rupees 18,000 and paid by check. इस बार अपन ने चेक से पेमेंट कर दिया. बोलो एवरीबॉडी. बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. बैंक बैलेंस रिड्यूसेस. रिड्यूसेस को अंडरलाइन करो. नेक्स्ट क्या आएगा बताइए. एनीबॉडी? फ्लाइट टिकट नहीं, देयर इज अ नेम. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. Traveling expenses is our expense. Expense को अंडरलाइन करो. Purchased crypto and commodities. Purchased crypto and commodities for rupees 20 lakhs. For rupees 20 lakhs. Bolo everybody, very simple now. Bank balance reduces. Bank balance reduces. Reduces को underline करो. Next one, anybody? Investment in crypto and commodity is our asset. Investment in crypto and commodities is our asset. And the last one, invested rupees 50,000. ये बिल्कुल सेफ बंदा है. Invested rupees 50,000 in fixed deposit. In fixed deposit in ICICI Bank.
in ICICI Bank. बोलो anybody? Bank balance. बोलो बैंक बैलेंस reduces. तुमने फिक्स डिपॉजिट